सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का IRS सेशन रहने वाला है, दैट इज़ इंटेंस रिवीजन सेशन, जिसमें कि हम अपने दिमाग को दही बनाने वाले हैं। ठीक है, दिमाग का दही करने वाले हैं कैसे, इंटेंस रिवीजन के साथ। तो जो हम लोगों ने इस वीक में लेक्चर नंबर 5 से लेके जो लेक्चर नंबर 9 तक किया है, उसके क्वेश्चंस हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में, जिस तरह से हम लोगों ने पिछली बार किया था, उसी फॉर्मेट में करने वाले हैं। बड़ी ही रफ्तार के साथ करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है, हमें 100 क्वेश्चंस, हम डेली तो 20 क्वेश्चन करते हैं, उसमें हमें लग जाता है लगभग 1.5 घंटे। अभी 100 क्वेश्चन करेंगे तो फिर ऐसे तो बहुत घंटे लग जाएंगे, लेकिन नहीं, हम कोशिश करेंगे कि 1.5 घंटे के अंदर ही और कम ही टाइम में सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करें, बिकॉज हमें रिवीजन ही करना है। ठीक है, तो वन लाइनर फॉर्मेट में आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत किया जाएगा और आपको जल्दी से रिकॉल करना है इसका आंसर क्या होगा। इतना भी कहीं की रेस नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, आप कोशिश करना है कि आपका जो फोकस है वो कहीं पे और नहीं जाना चाहिए इधर उधर। ठीक है, माना कि आज आपने मेडिटेशन नहीं किया है आप में से कुछ लोगों ने किया होगा, ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर, तो आप में से कुछ लोगों ने तो किया होगा मेडिटेशन, और मैंने आज नहीं किया है और उस बात का खेद है मुझे आज, और इसी वजह से अब संडे को भी हम लोग गैप नहीं रखा करेंगे, ठीक है, सफ़र वाले में भी। चलिए, तो और एक चीज़ मुझे बतानी थी आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले, आज लास्ट है बातचीत सेशन प्लीज़, ठीक है। आयुष ने बोला इसलिए आज बातचीत सेशन रखेंगे, अगर कोई और बोलता तो बिल्कुल मैं ना रखता, लेकिन क्योंकि आयुष ने बोला इसलिए सिर्फ, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि कल 9 AM पे सेशन होगा, ये वाला जो 10 बजे होता है ना, कल सुबह 9 बजे होगा, कुछ कारणों की वजह से, ठीक है। और बस, और बाकी की बात कल बताऊंगा, ठीक है ठीक है, तो 9 बजे कल का सेशन होगा, ये पहली बात बता देता हूँ, फिर ये मत बोलना कि सर बताया नहीं, सर ये हो गया, सर वो हो गया, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं, और जब एक बार स्टार्ट करेंगे तो ओही ओही नहीं करेंगे, और बीच में इधर उधर फोकस नहीं जाना चाहिए, पूरी तरह से आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो इसी में होना चाहिए। जितने फैक्ट्स आप रिकॉल कर सकते हैं आप उतने रिकॉल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले 3 क्वेश्चन ये रहे आपके सामने, विच, और जल्दी जल्दी एकदम, विच वॉज द प्रोमिनेंट आर्किटेक्चरल। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार इस वीडियो में आए हैं, तो आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर पहले देता हूँ, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। IRS आर नॉट फॉर कि आप एकदम से नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए हैं सिर्फ जिन्होंने लेक्चर नंबर 5 से 9 अटैम्प्ट किए हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए बस। विच वॉज द प्रोमिनेंट आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ द इंडस वैली टाउन्स एंड सिटीज़, क्या था? सीटाडेल था। इसको किस नाम से जानते थे? इसको हम और जानते हैं एक्रोपोलिस के नाम से। ये होता क्या है? ये एक टाउन होता है, जैसे हमारे जो हड़प्पन साइट्स थी वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। एक था अपर टाउन ऑन दी वेस्टर्न साइड, छोटा था, और दूसरा ईस्टर्न साइड में लोअर टाउन था। यहाँ पे जनता रहती थी, यहाँ पे थोड़े प्रिस्ली क्लास और जो किंग्स वगैरह वो रहते थे। इसको हम एक्रोपोलिस के नाम से जानते थे, और इसको सिर्फ लोअर टाउन ही बोलते थे। एकमात्र सिटी जिसमें सीटाडेल नहीं था वो कौन थी? ये सारी चीज़ें सर आपको रिकॉल करनी है खुद से, ठीक है। जो मैं फैक्ट, अगर आपको कुछ लग रहा है कि मैंने वो बता दिया और आपको रिकॉल नहीं आया है, तो आप अपने नोट्स को अपने सामने रखिए। अगर आप PDF फॉर्मेट में है वो नोट्स आपके, तो उसमें टिक लगाते जाइए कि यार ये फैक्ट मुझे याद नहीं आया था रिविजन के टाइम पर, यानी कि मुझे इस पर फोकस करना है, ठीक। तो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। सिटी विदाउट सीटाडेल वॉज पाकिस्तान का चनहुदड़ो। सी से सीटाडेल एंड सी से चनहुदड़ो, ये नहीं था, मतलब सीटाडेल वहाँ नहीं था। और कौन सा ऐसा साइट था जो 3 पार्ट में डिवाइडेड था? धौलावीरा, जहाँ पे हमें एक जाइंट वाटर रिजर्वायर सिस्टम देखने को मिला। ये धौलावीरा लोकेटेड है ऑन दी नियर टू लोथल, जो कि एक एशियन पोर्ट। हु इज क्रेडिटेड विद दी, बाकी तो आप चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं, मतलब आपका वही मैंने बोला ना, मेरा मुंह उतना तेज़ चल ही नहीं सकता जितना तेज़ आपका दिमाग चल सकता है। तो 2500-1750 BC, 1921, जॉन मार्शल, इंडस, रावी किस नदी किनारे सिचुएटेड हैं, इनके एक्सट्रीम्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको खुद से याद आने चाहिए, ठीक है। हु इज़ क्रेडिटेड विद दी इन्वेंटिंग दी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, तो किसको हम क्रेडिट देते हैं? ये न्यूटन जी को देते हैं। ऑप्शंस में और क्या क्या थे जब हमने इसको पढ़ा था? तो गैलीलियो गैलीलाई थे। अच्छा, एक चीज़ अभी मैं क्वेश्चन देख रहा था, और वो ये था कि इसमें उसमें ऐड कर लेना जो वहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया था। गैलीलियो गैलीलाई ने एक चीज़ और बताई थी कि कोई एक फ्रीली मूविंग बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे अगर वो रोल करते हुए नीचे आ रही है, तो वो एक
कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगी। ये किसने बात बोली थी? गैलीलियो गैलीलाई ने बोली थी, जिन्होंने कि 4 मून्स की डिस्कवरी करी थी अपने टेलीस्कोप के साथ, जिनको कि हम गैलीलियन मून्स के नाम से जानते हैं। ये मून किस प्लैनेट के थे? जुपिटर के थे, बृहस्पति के थे। इनका नाम क्या था? लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कलिस्टो। लिखने वाला कुछ नहीं है, हाथ का काम नहीं होगा, मुंह का काम होगा सब सिर्फ, ठीक है। ठीक है, तो लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कलिस्टो। और न्यूटन जी के 3 लॉज हैं जो अभी हमने नहीं पढ़े हैं। टेलीस्कोप वैसे अगर हम बात करें तो ये तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की बात हो रही है। इन जनरल अगर टेलीस्कोप पूछ लेगा तो लिपर्शे, ठीक है, लिपर्शे ने इसकी इन्वेंशन करी थी टेलीस्कोप की सबसे पहले। द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी ड्यूरिंग रिपब्लिक डे इज हेल्ड एवरी ईयर एट विच। और एक चीज़ हमने, हाँ, ऑप्शन में केपलर जी भी तो थे, और केपलर के हमने प्लानिटरी लॉज पढ़े थे। कितने प्लानिटरी लॉज हैं? यानी कि जो ग्रह के नियम है, 3 ग्रह के नियम। पहला क्या था? लॉ ऑफ ऑर्बिट था। हमने पढ़ा था कि सन के अराउंड सारे प्लैनेट घूमते हैं इन एन विच ऑर्बिट? इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। यानी कि जो दीर्घ वृत्ताकार जो पथ होता है उसी में ही सारे हमारे जो प्लैनेट हैं वो रिवॉल्व करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। दूसरा था हमारा लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। लॉ ऑफ एरिया क्या बोल रहा था कि ये इक्वल एरिया स्वेप्ट करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। एंड तीसरा क्या था? तीसरा ये था टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी ड्यूरिंग रिपब्लिक डे इज हेल्ड एवरी ईयर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो हमने इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे के बीच में फ़र्क पढ़ा था। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, आज़ादी का दिन, प्रधानमंत्री लाल किले में क्या बोलते हैं, नेशनल फ्लैग की क्या करते हैं? रेजिंग करते हैं। नेशनल फ्लैग के डिज़ाइनर कौन थे? पिंगली वेंकैया थे। रेशो क्या होता है? हाइट और लेंथ और विड्थ, या फिर लेंथ और हाइट का 3:2 होता है। स्टटगार्ट जर्मनी में 1907 में सबसे पहले बार मैडम बीका जी कामा ने फ्लैग की होस्टिंग करी थी इन दी फॉरेन सॉइल। रिपब्लिक डे हम इसलिए मनाते हैं 26 जनवरी को, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था, संविधान लागू हुआ था। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का, जहाँ पे इलेक्टेड हेड होता है। जैसे इंडिया में इलेक्टेड हेड कौन है? इंडिया का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, भले इनडायरेक्टली है, अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन इलेक्टेड तो है ना। रिपब्लिक की अगर बात करें तो हम क्यों, जैसे मैंने बताया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किए थे उस दिन, और इस दिन हम फ्लैग की अनफर्लिंग करते हैं, हॉइस्टिंग नहीं, अनफर्लिंग करते हैं। कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। कहाँ करते हैं? कर्तव्य पथ पे। ये सवाल पूछा था पिछली बार CPO 2023 में कि ये किस साल डिसाइड हुआ था कि रिपब्लिक डे को कर्तव्य पथ, जो पहले राजपथ था, उसमें वो उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इट वॉज द ईयर 1955 जब ये डिसाइड हुआ था। द वियना कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त किसने लिखी? व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011? वियना कन्वेंशन हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, एंड किगाली आपका अमेंडमेंट हो गया। ये सारे रिलेटेड हैं विद द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। वियना कन्वेंशन की बात करें 1985 में ये हुआ था साइन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में 1987 में हुआ था। ओजोन लेयर हमें स्ट्रेटोस्फीयर में यानी समताप मंडल में देखने को मिलेगी। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर जाने में टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है, जरा बताइए। 35 किलोमीटर की रेंज में हमें देखने को मिलेगी ओजोन लेयर। इसकी जो थिकनेस है वो हम डॉप्सन यूनिट से मेजर करते हैं। एंड ये डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 16 सितंबर को हम ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं, जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। और इसमें ऊपर जाने में टेम्परेचर जो है, तापमान वो बढ़ता है। जो हमारा ट्रोपोस्फियर होता है, क्षोभ मंडल, उसमें घटता है, जिसको हम लैप्स रेट बोलते हैं। लैप्स रेट यानी कि टेम्परेचर घटने की दर, और वो कितना होता है? 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड हमें पता होना चाहिए कि ट्रोपोस्फियर को हम रीजन ऑफ मिक्सिंग के नाम से भी जानते हैं, क्षोभ मंडल को रीजन ऑफ मिक्सिंग के नाम से। और जरा कमेंट बताइए कि ट्रोपोस्फियर की एवरेज विड्थ या एवरेज हाइट कितनी होती है? ये किसने लिखी है? तो हमने देखा था रावण, राम, सीता, इस तरह के अगर आपको नाम दिख जाए, जैसे इमॉर्टल्स ऑफ मेलवा, स्क्योन ऑफ इक्सवाकू, ये सारे नाम एसोसिएटेड होंगे। सुहेल देव हो गया अमीश त्रिपाठी से, ठीक है, अमीश त्रिपाठी से। अमिताभ घोष जी की कौन कौन सी बुक्स हैं? अमिताभ घोष, सी ऑफ पॉपीज, हंग्री टाइड्स, रिवर ऑफ स्मोक, ये उनकी बुक्स हैं। व्हाट इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011? इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी है? पॉपुलेशन की बात हो रही है, डेकेडल ग्रोथ रेट। तो डेकेडल अगर पूछे तो 17.64 और अप्रॉक्सीमेटली 17.7%। और अगर एनुअल पूछे तो 1.64% है, जिसमें कि हाईएस्ट मेघालय की है 27.8%। और अगर इससे भी ज़्यादा तुमसे पूछे तो यू ऑल नो हवेली में ये सारे पॉपुलेशन बढ़ने वाले कार्यक्रम किए जाते हैं 55.5%। इसीलिए जब कोई हवेली में बुलाए तो ऐसे नहीं जाना है, अपनी मर्ज़ी से जाना है।
क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। और एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि 1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं। 19 बिकॉज अभी तक पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था वो बहुत ही स्टैगनेंट था, रुका हुआ था, धीमा था। इसके बाद हम रुके नहीं, फिर हम 1971 में हाईएस्ट डेकेटल ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन देखने को मिली थी। करेंट पॉपुलेशन क्या, 2011 सेंसस के हिसाब से 1.21 बिलियन पॉपुलेशन है और 181 मिलियन हमने पॉपुलेशन को ऐड किया 10 साल में, 2001 से लेकर 11 के बीच में करे। और नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ पे था, मतलब नेगेटिव ग्रोथ रेट कहाँ देखने को मिला, ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ रेट किस स्टेट में। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही है। इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से ये क्वेश्चन है। तो नेगेटिव हमें देखने को मिला एन से नेगेटिव, एन से नागालैंड, कहाँ पे कितना देखने को मिला, नेगेटिव 0.47%। ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चन है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, यस इट इज़ ट्रू। जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा अपराइट ही बनेगा, बट पिरामिड ऑफ नंबर इट मे बी अपराइट, इट मे बी इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ बायोमास इट मे बी इन्वर्टेड, इट मे बी अपराइट। सो गोज फॉर द पिरामिड ऑफ मास। तो सब क्या हो सकते हैं, या तो आपके अपराइट हो सकते हैं या फिर इन्वर्टेड हो सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और इसमें तो आई थिंक बायोमास क्या होता है, टोटल मास जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो भी प्लांट एनिमल्स जितने भी सब, उसको बायोमास हम बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारा, बाकी तो आप रिकॉल कर सकते हैं, इकोलॉजी टर्म किसने दिया, अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। एंड यहाँ पे आप पिरामिड्स भी याद कर सकते हो। पिरामिड मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, मैंने जैसे पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसका मतलब ये होता है कि हर ट्रॉफिक लेवल, ये ट्रॉफिक लेवल होते हैं, सबसे नीचे हमारे बैठते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जिनको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। यहाँ बैठते हैं प्राइम, अब ये ऑटोट्रॉफ होंगे प्रोड्यूसर, इसके ऊपर सारे कंज्यूमर ही होंगे, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्शरी कंज्यूमर। इनको हम ऑटोट्रॉफ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ जैसे कि अगर हम बात करें प्लांट्स हो गए, फाइटोप्लैंक्टन हो गए, ये इसमें आते हैं। फाइटोप्लैंक्टन क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के ये प्लांट्स हैं, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर, इस तरह से हमारी ट्रॉफिक लेवल चलती है। और ऊपर जाने में एनर्जी घटती है। मैक्सिमम जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो 10% ही होता है, इससे 10% या उससे कम, यानी 90% और उससे ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो जाता है। और मैंने बताया था कि जो हमारे टोटल ये प्रोड्यूसर होते हैं, कितनी परसेंट ऑफ सनलाइट को इसको फिक्स कर पाते हैं, मैक्सिमम 1% ऑफ सनलाइट को, जो इंसोलेशन पड़ता है उसको, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिस्कवर्ड बाई G.N. रामचंद्रन। इन्होंने क्या डिस्कवरी करी थी, तो रिलेट करिए। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाटसन और क्रिक ने दिया था डीएनए का 1953 में, 1953 में। मॉलिक्यूल की डिस्कवरी किसने करी थी, जरा बताइए। G.N. रामचंद्रन जी ने ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था किसका, ये जो कोलेजन प्रोटीन होता है, कोलेजन एक तरह का जो प्रोटीन होता है, इसका ट्रिपल हेलिक्स इस तरह से स्ट्रक्चर दिया था। और ये कोलेजन जो प्रोटीन होता है, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी। और ये बॉडी से मुझे याद आया, प्रोटीन जो होता है इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, अगर आप ये बता ले जाएंगे, क्योंकि ये मैंने बताया नहीं है अभी तक, अगर बता लेंगे तो सही बता रहे। प्रोटीन का एक डब्बा, वो वे प्रोटीन आता है ना, घर पहुँचा देंगे अभी तुम्हारे, अभी तुरंत इस क्लास के बाद। यूजिंग फ्लेमिंग का राइट, और कोई अगर किसने अगर गूगल का यूज़ किया, पाप लगेगा, सही बता रहे हैं, वो फिर एक्सपायर्ड डब्बा निकलेगा, ठीक है, तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी फिर उससे, ठीक है। और मॉलिक्यूल की डिस्कवरी किसने करी थी, वो करी थी फ्रेडरिक मिशर ने। तो फ्लेमिंग के हम राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल दोनों पढ़ चुके हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि जो फ्लेमिंग जी हैं उनके हाथ बड़े चलते थे। लेफ़्ट वाला क्या करता था, लेफ़्ट वाला फोर्स लगाता था, और जो राइट वाला है ये करंट मारता था, झन्न झन्न करके ऐसे करंट मारता था। लेफ़्ट वाला जो है ये किससे रिलेटेड है, ये मोटर से। मोटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका जस्ट उल्टा जनरेटर जनरेटर करता है, और डायनेमो भी करता है। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर मतलब जो राइट हैंड थंब रूल है उस पर जनरेटर वर्क करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, EMI का, दैट इज विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो विलियम फैराडे ने दिया था। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने क्या किया था, इन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी करी थी। जेम्स जूल ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिया था। और प्रोटीन की डिस्कवरी किसने करी थी, देखते हैं भाई किसने दिया, कोरी, और देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। बर्जीलियस, ना किसे नहीं दिया, ओहो हो, बड़ी दुख की बात है। अंशिका पाल ने सही दिया है बस, कोरी एंड पॉलिंग। और भी किसी ने दिया है, चलो भाई, अंशिका जी के घर जो है वे प्रोटीन का डब्बा पहुंच जाएगा।
है ना। हाँ चलो भाई, थिंक आगे बढ़ते हैं। द लोकेशन ऑफ धामेक स्तूपा इस, कहाँ पे धामेक स्तूपा? तो स्तूपा क्या है? ये भगवान बुद्ध से एसोसिएटेड है, जो उनके महापरिनिर्वाण, जिसका मतलब डेथ होता है, उससे एसोसिएटेड है। और ये स्तूपा लोकेटेड है सारनाथ में, धामेक स्तूपा। ऐसे ही हमारा एक केसरिया स्तूपा है जो भारत का सबसे बड़ा स्तूपा है। सबसे पुराना स्तूपा है सांची स्तूपा, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है जिसको बोलते हैं चेतियागिरी विहार फेस्टिवल, ठीक है। चेतियागिरी विहार फेस्टिवल, ये चीज़ ध्यान रखना कि चेतियागिरी जो विहार फेस्टिवल होता है सांची मध्य प्रदेश में, ये तो हमारे बोधिसत्व हैं, या फिर मतलब बुद्ध जी के बहुत ही बोधिसत्व तो नहीं, उनके बहुत बड़े डिसाइपल थे, ठीक है। सारिपुत्ता और मगलेना। अब इतने क्लियरली क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि बताया नहीं था वहाँ पे, तो इस चीज़ को नोट करना है, इस चीज़ को, कि इन दोनों लोगों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है ये, ठीक है। मतलब सब लोग जाते हैं चेतियागिरी विहार फेस्टिवल में, और इन लोगों के जो रिलिक्स हैं, जो रिमेन्स हैं, वो यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है। तो धामेक स्तूपा ये आपका सारनाथ में सबसे बड़ा स्तूपा है। ये केसरिया है जो बिहार में। सांची स्तूपा मैंने आपको बता दिया है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड? तो हमें पता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दिया हुआ है। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगारी, इसके बारे में लिखा हुआ है। 24 में लिखा हुआ है कि चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोहिबिटेड है। 6 से 14 साल तक के बच्चों को हजार्डस वर्क में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है, वो लिखी 24 में। दैट मीन्स कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 23 अनुच्छेद 23। 23 और 24 को कलेक्टिवली बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, दैट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यू श्रीनिवास किस चीज़ के प्लेयर थे जिनको पद्मश्री मिला था 1998 में? 1998 में भारत रत्न किस म्यूजिशियन को मिला था, जो कि पहली म्यूजिशियन बनी थी टू रिसीव द भारत रत्न विच इज़ द इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? तो ये मैंडलिन से एसोसिएटेड थे हमारे सर। अभी तो नहीं रहे, डेथ हो गई थी इनकी, ठीक है। आई थिंक 2014 में थी, हो गई थी 45 ईयर्स की एज में। 1998 में अगर हम बात करें, ये मिला था MS सुब्बुलक्ष्मी जी को, जिनको कि हम अस्थाना एक सेकंड रुको, अस्थाना किस नाम से जानते हैं? रेजिडेंट आर्टिस्ट बोलते हैं। रेजिडेंट आर्टिस्ट कहाँ की? तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के। नहीं, अस्थाना विद्वान के नाम से जानते हैं। अस्थाना नर्तकी के नाम से किसको जानते हैं, जरा कमेंट में बताइए। 1999 में किसको मिला था? पंडित रविशंकर को मिला था भारत रत्न, और 2001 में मिला था बिस्मिल्लाह खान जी को, ठीक है। तो पहले म्यूजिशियन, दूसरे और तीसरे। MS सुब्बुलक्ष्मी को क्वीन ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और यामिनी कृष्णमूर्ति जी को हम जानते हैं अस्थाना नर्तकिनी रेजिडेंट डांसर के नाम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से सही कौन सा मैच्ड नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी, बिल्कुल सही है। ये न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी बनाता है, एंड एनर्जी किस फॉर्म की एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। हमें अब पता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। हमने एनर्जी कन्वर्जन्स भी पढ़े थे किस तरह से, जैसे एक बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो उसकी कैनेटिक एनर्जी धीरे 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 पोटेंशियल एनर्जी में बदलती है, यानी कि जो उसकी गतिज ऊर्जा है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा में बदलती है, और उसके हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी कैनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। देन जब वो नीचे स्टार्ट आना, मतलब कैनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जब वो नीचे आना स्टार्ट करती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कैनेटिक में बदलने लगती है। तो ये सारी चीज़ें हमने एनर्जी कन्वर्जन पढ़े थे, जब ये हमने पीछे भी देखा मोटर, जनरेटर और डायनेमो में। तो नॉट करेक्टली मैच्ड, ये सही है आपका। न्यूक्लियोलस सिंथेसिस ऑफ DNA, नो। न्यूक्लियोलस जो करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन की अभी डिस्कवरी, और सॉरी प्रोटीन बोल रहा हूँ, राइबोसोम, ठीक है। और राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, राइबोसोम, ठीक है। ये राइबोसोम बनाता है और राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। और राइबोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी? जॉर्ज ई पैलेट ने करी थी। अच्छा, ऐसे ही मुझे बताइए कि जो न्यूरॉन की सेल होती है, उन न्यूरॉन की सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, उसमें क्या देखने को मिलता है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है? स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की, और जो न्यूक्लियस होता है उसको हम ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। राइबोसोम, असेंबली ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। साइटोप्लाज्म में इसमें क्या होता है? निस्ल बॉडीज़ होते हैं, ठीक है, या फिर निस्ल ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हु अमंग द फॉलोइंग कुषाण किंग्स वाज द फाउंडर ऑफ द कुषाण डायनेस्टी? तो कौन था, और कौन सा पावरफुल कुषाण रूलर था जिसने कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया था? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द शेयर ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर एज पर द सेंसस ऑफ 2011? साथ ही साथ आप ये बताइएगा, इंडिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये बताइएगा। तो कुषाण के थे कुजुल कडफिसिस, और सबसे पावरफुल थे कनिष्क।
कनिष्क ने ही 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज़ किया था। एंड ये एक सेंट्रल एशियन ट्राइब थी जो हमने देखा था, है ना, वहाँ से आए थे और इन्होंने यहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया था। कनिष्क ने ही 78 AD में शक संवत की शुरुआत की थी, साका एरा की शुरुआत की थी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को होस्ट किया था और इन्हीं के टाइम पे ही सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो है इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, ठीक है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए थे। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर? तो एग्रीकल्चर में कितने लोग वर्क कर रहे हैं? एग्रीकल्चर में रफली 54.6% 2011 के सेंसस के हिसाब से। और कॉन्ट्रीब्यूशन इन GVA दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना है? मात्र 20.9%। सेकेंडरी सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं? 25.9%। ये बात हो रही है सेकेंडरी सेक्टर, जिसको कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। प्लस हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो अभी मैंने आपसे पूछा, कि जो हमारे वर्किंग पॉपुलेशन है उसको हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक तो नॉन वर्कर जो काम नहीं कर रहे हैं, काम कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे, एक है मार्जिनल वर्कर और एक है मेन वर्कर। ठीक है, मार्जिनल और मेन में अंतर क्या होता है? ये तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे हैं, 0 days एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, यानी फुल्ली अनएम्प्लॉयड। इनका क्या है? 183 दैट इज़ 183 डेज से कम एम्प्लॉयमेंट है। और मेन वर्कर की अगर बात करें तो 183 डेज दैट इज़ 6 मंथ से ज़्यादा का एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, और बस आगे बढ़ते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स वर द मराठाज? और हाँ, मेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है और फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है इंडिया में, ये आपको बताना है। मेल और फीमेल, चलिए मैं लिख देता हूँ, नहीं आगे ऐसा ना भूल जाए। 53.25% रफली और यहाँ पे 25.5% फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये भी ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, तो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स वर द मराठाज अ मेजर चैलेंज टू द सोवरेनिटी ऑफ द मुगल्स? किसके अंडर में? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर्ड अ मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड नेशनल इंपॉर्टेंस आर यूजुअली प्लेस्ड इन द डैश सेक्टर? शिवाजी महाराज ने नहीं भाई, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से मुगल एम्परर के टाइम पे। शिवाजी महाराज आंसर नहीं होगा, औरंगज़ेब आंसर होगा। ठीक है, तो औरंगज़ेब की अगर हम बात करें तो इसने साउथ इंडिया में रूल करने का सोचा था, बट ये सोच ही पाया था, कर नहीं पाया था पूरी तरह से, बिकॉज इसके सामने आ गए थे शिवाजी महाराज। अब जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उन्होंने 1665 में हमने पढ़ा था ट्रीटी ऑफ पुरंदर की संधि साइन करी थी। औरंगज़ेब के साइड से जयसिंह वन, ठीक है, जो कछवा राजपूत रूलर थे, उन्होंने साइन करी थी। जो यहाँ के आमेर के रूलर थे, राजा जयसिंह फर्स्ट, उन्होंने ट्रीटी साइन करी थी। देन हमें पता है कि 1674 में खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और औरंगज़ेब की डेथ कब हुई थी? 1707 में हुई थी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इसकी डेथ हुई थी। ठीक है, और बस आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की विधि नहीं माना गया? तो हमने आई थिंक इसमें ऑप्शन देखे थे, टेरेस फार्मिंग देखा था, इट इज़ कंसिडर्ड। ठीक है, टेरेस फार्मिंग को हम बिल्कुल कंसिडर करते हैं कि ये एक मेथड है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का। फिर एक हमने आई थिंक क्या ऑप्शन याद है क्या इसमें? टेरेस फार्मिंग तो मतलब ऑप्शन में था, लेकिन इट इज़ अ मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इसमें पूछा नॉट कंसिडर्ड, तो आई थिंक इसमें कुछ ऐसा टाइप था, डिफॉरेस्टेशन टाइप, है ना। मतलब क्या क्या हो सकते हैं, चलो मैं आपको समराइज कर ही देता हूँ। एक तो देखो टेरेस फार्मिंग हो सकता है, ठीक है। कॉन्टूअर बंडिंग मैंने आपको वहाँ पे बताया था, अगर याद हो, कि भाई जैसे मान लो कहीं ग्रेडियंट है, स्लोप है, तो वहाँ पे आपने इस तरह से बैरियर्स बना दिए, उसको कॉन्टूअर बंडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, शेल्टर बेल्ट बना दिए जिससे कि आप विंड इरोजन को रोक, मतलब विंड की वजह से जो सॉइल इरोजन हो रहा है उसको आप रोक सकते हैं। ठीक है, अपने बड़े बड़े पेड़ों की एकदम बेल्ट लगा डाली, दैट इज़ कॉल्ड एज शेल्टर बेल्ट। ठीक है, मल्चिंग बताया था मैंने। मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग जहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल को डाल देते हो सॉइल में, जैसे पराली वगैरह जो रेजिड्यू बचता है उससे सॉइल का मॉइस्चर रिटेन होता है। तो ये तरीके होते हैं। एफॉरेस्टेशन एक तरीका होता है, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा। एफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ लगाना, एफॉरेस्टेशन। ठीक है, एक्सट्रैक्शन था, ओके, एक्सट्रैक्शन था, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन इज़ नॉट अ मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, तो इनको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? दो तरह के सेक्टर होते हैं हमारे, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक में क्या है? जो गवर्नमेंट सारी चीज़ें ओन कर रही है, गवर्नमेंट का रेगुलेशन चल रहा है। और प्राइवेट क्या होता है? जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को पूरी तरह से छूट है कि वो भी ऑपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे याद आ रही है IPR
दैट इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। कितनी IPR आई हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहली वाली कब आई थी और दूसरी वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली वाली 1948 में आई थी और इसमें कितने ग्रुप्स में इंडस्ट्रीज़ को बांटा गया था, इसमें कितने शेड्यूल्स में इंडस्ट्रीज़ को बांटा गया था, ये ज़रा कमेंट में बताइए। 1948 जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, यहाँ से आपका लाइसेंस राज शुरू होता है और प्रॉपर तरीके से जो लाइसेंस राज शुरू होता है वो सेकंड IPR जो कि 1956 में 1956 में आई थी, जहाँ पे 3 शेड्यूल्स में इंडस्ट्रीज़ को कैटेगराइज किया गया था, बाइफरकेट किया गया था, वहाँ से स्टार्ट होता है। और ये लाइसेंस राज कब खत्म होता है जाके, कौन कौन से, शेड्यूल A, शेड्यूल B, शेड्यूल C। पूछता है शेड्यूल A में कितनी इंडस्ट्रीज़ थी, B में कितनी होती हैं और C में कितनी। तो शेड्यूल A में 17, शेड्यूल B में 12 और शेड्यूल C में रिमेनिंग, इसमें नंबर नहीं है, बस रिमेनिंग जितनी बच गई ये आपकी गवर्नमेंट देखेगी। ये गवर्नमेंट प्लस इसमें सेकेंडरी रोल होगा प्राइवेट का और यहाँ पे पूरा प्राइवेट का होगा। ये लाइसेंस राज खत्म होता है 1991 में विद दी LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स। अखम लक्ष्मी देवी वॉज ऑनर्ड विद दी संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर 2018। तो ज़्यादातर जो हम देवी सरनेम में देखते हैं, मैंने आपको बताया था वो आपके किस पर्टिकुलर डांस से एसोसिएटेड होंगे। मणिपुर का जो क्लासिकल डांस है मणिपुरी, जिसको कि मणिपुरी रास लीला के नाम से भी जानते हैं, और इसमें 2 फॉर्म्स होती हैं, जागोई एंड चोलोम। मैस्कुलिन एस्पेक्ट को कौन दिखाता है, चोलोम को पुंग चोलोम के नाम से जानते हैं। पुंग एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है ढोलक की तरह, और देवी से और कहे जैसे कि हमने पढ़ा था बिंबावती देवी, ठीक है, बिंबावती देवी ये भी आपकी एसोसिएटेड है उसी से। लेकिन ध्यान रखना सितारा देवी से मत कंफ्यूज कर देना, इनके नाम में भी देवी है लेकिन सितारा देवी कथक से हैं, ठीक है, सितारा देवी कथक से हैं, भले इनके नाम सरनेम में देवी लगा हुआ है, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन सा अनुच्छेद है जो बोलता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 124 है। सुप्रीम कोर्ट किस भाग में दिया है, पार्ट नंबर 5 में दिया है, आर्टिकल 124 से 147 के बीच में दिया हुआ है। इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अभी हमने पढ़े नहीं हैं, अभी आगे पढ़ेंगे अगले वीक में, कल ही, ठीक है। और इसमें हमने ये पढ़ा है कि ये सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 26 जनवरी को हम वो हुए थे, यानी कि गणतंत्र दिवस, ठीक है, 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये इसने रिप्लेस किसको किया था, इसने इट रिप्लेस द फेडरल कोर्ट को। ये फेडरल कोर्ट 1937 में इस्टेब्लिश हुई थी, 1937 में। जो GOI दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, उससे इस्टेब्लिश हुआ था 1937 का जो फेडरल कोर्ट है, और इसको रिप्लेस किया था किसने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। सुप्रीम कोर्ट में कितने टोटल जज होते हैं, 1+33 प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। पहले तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 7 थे, लेकिन अभी 1+33 यानी कि 1 का मतलब है CJI एंड 33 इसमें होंगे अदर जजेस, यानी कि अन्य जो हमारे जज हैं वो लोग। तो इतनी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पढ़ी हैं, पार्ट 5 एंड चैप्टर नंबर 4 ऑफ द पार्ट 5। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था। चोलोम जो है ये आपका दिखाता है मैस्कुलिन एस्पेक्ट को, ये वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस है, ठीक है, एंड इट इज़ एन इंट्रोवर्ट फॉर्म ऑफ डांस। गुरु बिपिन सिंह जो हैं, गुरु बिपिन सिंह, इनको टाइटल मिला था हंजाबा का, जो गुरु बिपिन सिंह है, ठीक है, गुरु बिपिन सिंह। झावेरी सिस्टर्स भी हमारी एसोसिएटेड हैं, किससे, मणिपुरी से ही, ठीक है, झावेरी सिस्टर्स। और मोनीराम दत्ता किससे हैं, वो सत्तरिया से हैं। मोनीराम दत्ता हो गए, भूपेन हज़ारिका हो गए, ठीक है। और जहाँ मैंने बताया था बारबयान, अगर सरनेम दिखे आपको तो वो भी किससे एसोसिएटेड होंगे, आपके सत्तरिया, जो कि असम का क्लासिकल डांस है। 2000 में यानी सन 2000 में उसको क्लासिकल डांस का दर्जा मिला था, एंड इट इज़ द लेटेस्ट क्लासिकल डांस। वो भी शैवाइट फॉर्म ऑफ डांस है। बोर गीत हमने पढ़ा था उसमें, बोर गीत जो उसमें गीत परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, जिस गीत में उसको परफॉर्म किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया। कौन सा भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, नमामि गंगे व रूरल हाउसिंग, इंदिरा आवास योजना। तो नमामि गंगे नहीं है, ये हमने देखा था कि ये 2014-15 के टाइम पर लॉन्च हुआ था, गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की बात करेंगे तो 1995 में स्टार्ट हुआ था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन KVIC ने इसको स्टार्ट किया था। Which of the following kings took the title of दक्षिण पथेश्वर, लॉर्ड ऑफ द साउथ, आफ्टर डिफीटिंग हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराने के बाद दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण की थी। दक्षिण पथेश्वर ने जिसने दक्षिण को जीत लिया हो, ये कौन था, ये था पुलकेशिन II, जो चालुक्य डायनेस्टी का रूलर था। और फिर इसको हरा के नरसिम्हा वर्मन, जो पल्लव डायनेस्टी के रूलर थे, इन्होंने क्या टाइटल लिया था जरा बताएंगे कमेंट में, ठीक है। और पुलकेशिन II से एसोसिएटेड ए होल पिलर इंस्क्रिप्शन, जो इनके कोर्ट पोएट रवि कृति ने कंपोज किया था।
ठीक है। और हर्षवर्धन ये पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। 606 से लेकर 647 एडी तक इनका रूल रहा था। हर्षचरित्र इनकी ऑटोबायोग्राफी बाण भट्ट ने लिखी थी। इन्होंने खुद नागनंदा, प्रियदर्शिका और रत्नावली लिखी थी। हर्षवर्धन के भाई का नाम क्या था? राज्यवर्धन नाम था। इनके फादर का नाम प्रभाकर वर्धन था। और हर्षवर्धन की कैपिटल क्या थी? कन्याक भुज थी, जिसको आज हम कन्नौज के नाम से जानते हैं। इनके टाइम पे ही सेकंड चाइनीज़ ट्रैवलर आया था जिसका नाम था ह्यूनसांग या फिर जुआनजांग के नाम से उसको हम जानते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या पूछा था, इन्होंने क्या टाइटल लिया था? नरसिम्हवर्मन वन ने इनको हराने के बाद वातापी कोंडा का, यानी कॉन्करर ऑफ वातापी, क्योंकि ये चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और चालुक्यास की जो कैपिटल थी वो वातापी थी उस समय। The objective of NIP, that is National Infrastructure Pipeline, is to provide equitable access to infrastructure for public, thereby making growth more inclusive. What is the full? अच्छा, ये तो मैंने बता ही दिया यार। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ध्यान रखना है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP, ठीक है। ये आई थिंक हम लोगों ने पता नहीं क्वेश्चन किया है कि नहीं किया है, पता नहीं, ठीक है। फ्लावरलेस प्लांट्स, नेकेड सीड्स, नीडल लाइक लीव्स एंड कोन्स आर एज रिप्रोडक्टिव। और एक चीज़ और जिन लोगों को नहीं पता है, आप लोगों का टेस्ट भी है आज, ठीक है, जो 1 बजे दोपहर 1 बजे चालू हो जाएगा परमार एकेडमी ऐप पे। लाइव टेस्ट के सेक्शन पे जाइएगा, लाइव में आपको जीके करके दिखेगा। उसमें जो टेस्ट नंबर 14 है बिल्कुल एंड में। अब कुछ लोग बोलते हैं सर 10 ही टेस्ट दिखते हैं, अरे भैया उसको स्क्रॉल करो नीचे तब वो दिखेगा आपको टेस्ट नंबर 14। एंड हर एक टेस्ट पेपर में का हर एक क्वेश्चन में डिटेल्ड सोल्यूशन भी आपको मिलता है, उसको भी पढ़ लिया करिए थोड़ा सा। पिछला वाला तो PYQ सीरीज़ पे थोड़ा बेस्ड नहीं था, लेकिन इस बार अब पूरा PYQ सीरीज़ पे ही बेस्ड रहेगा जो हम लोगों ने इस वीक किया, और आगे के टेस्ट भी ऐसे ही रहेंगे, सो दैट आपका बिल्कुल इफेक्टिव रिवीजन हो सके। चाहते तो मैं सेशन ना रखता IRS का, ठीक है, लेकिन इसीलिए मैं रख रहा हूँ कि एटलीस्ट मेरे साथ आप रिवीजन भी कर लेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि देयर शुड बी एनी स्टोन अनटर्न, ठीक है, तो उसको हम सारे स्टोन को टर्न कर करके देखेंगे सो दैट कि कोई भी हमें रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो इसीलिए रिवीजन भी करते चलना है जो भी हम लोग चीज़ पढ़ते हैं। तो फ्लावरलेस प्लांट्स, नेकेड सीड्स, तो हमने पढ़ा था कि जो जॉर्ज वाइट टेकर थे उन्होंने ईयर 1969 में क्या किया था, पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम से बांट दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो उसमें से जो प्लांटे है उसमें हमने पढ़ा था जो फ्लावरलेस प्लांट होते हैं, नेकेड सीड, खुला, खुला मतलब बुल्ला, बुल्ला मतलब बुल्ला फैमिली से कौन होते हैं? जो जिम जाते हैं, जिम्नोस्पर्म। नीडल लाइक लीव्स होती हैं, कोन्स होते हैं, इसमें क्या क्या आ जाते हैं? जो लोग जिम जाते हैं वो कौन होते हैं? वो देवदास टाइप के लोग होते हैं, देवदार हो गए, वहाँ पे जाके वो बहुत पीते हैं और काएँ करते हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल हमारे किसके? और जितने भी आपके कॉनिफर्स हैं, कॉनिफर्स मतलब जो आपके ये देवदार सब कॉनिफर्स में ही आते हैं। कॉनिफर मतलब जो कोन शेप के आपके ट्रीज़ होते हैं जो आपको उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलते हैं। अच्छा, कमेंट में आप बताइएगा जरा किसको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम्स के नाम से जानते हैं, पादप जगत का उभयचर बोलते हैं, और किस पर्टिकुलर फाइलम को हम एल्गे भी बुला देते हैं प्यार से। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सेट अप द ऑफिसर्स लाइक बरीद, दैट इज इंटेलिजेंस ऑफिसर, एंड मुनैया, सीक्रेट स्पाइस, टू कंट्रोल द मार्केट। पता है हमारे गांव में कुछ लोगों के नाम है मुनैया मुनैया टाइप। तो अब मुझे जब मैंने ये पढ़ा था तब मुझे पता चला था कि अच्छा ये सीक्रेट स्पाई रहा होगा, तभी इसका नाम मुनैया पड़ा ठीक है। तो ये किसने किया था? अलाउद्दीन। अब मैंने आपको बताया था कि भाई जहाँ भी आपको मार्केट दिखे, जहाँ भी आपको मार्केट दिखे सीधे आपको अलाउद्दीन खिलजी मारना है, क्योंकि इस बंदे ने मार्केट का बड़ा इफेक्टिव कंट्रोल किया। ये सोल्जर्स को कम सैलरी पे करता था बट फिर भी इफेक्टिवली मैनेज कर ले गया एक लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स को, सोल्जर आर्मी को, बिकॉज इसने कुछ चीज़ें करी, जैसे कि इसने सहनाई मंडी ऑफिसर्स अपॉइंट करके रखे थे टू सी दी मार्केट, ठीक है, सहनाई मंडी, और सराय आदिल करके इसने क्लॉथ मार्केट यहाँ पे डेवलप कर रखी थी। इसने दाग और चेहरा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। इसका रूल चला था 1496 से लेकर 1316। ये बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी बनने से पहले, यानी रूलर बनने से पहले इसके कुछ और भी काम थे, और वो काम इसके ये थे कि ये इंटेलिजेंस वगैरह कंट्रोल करना। ये पहले इस पोस्ट पे इसको अपॉइंट किया गया था अलाउद्दीन खिलजी को। देन इसके पहले कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, जो इसका मतलब ससुर था, एक तरह से फादर इन लॉ था। उसको मार के ये थ्रोन पे आया, दाग चेहरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। मलिक काफूर इसका मिलिट्री कमांडर था, जिसने कि साउथ इंडिया में एक्सपेडिशन लीड की इसके लिए। 1000 दिनारी के नाम से इसको जानते थे। आमिर खुसरो इन्हीं के टाइम पे ही एक कोर्ट पोएट थे इनके, इसका, ठीक है, कोर्ट पोएट था। और आमिर खुसरो जो निज़ामुद्दीन औलिया है उनके डिसाइपल थे।
तूते हिंद का जो टाइटल है यानी पैरट ऑफ इंडिया वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसको दिया था आमिर खुसरो को, और आमिर खुसरो ने इसको टाइटल दिया था अलाउद्दीन को क्या, अलाउद्दीन को इसने टाइटल दिया था सिकंदर सैनी है, फिर कहीं कहीं सिकंदर आज़म भी देखेंगे आप वहाँ पे, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। यहाँ पे मैंने कुछ पूछा था, एम्फीबियन को हम जानते हैं कौन, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं हमारे, ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, BMW, एम से आपका मोजेस यानी फ्यूनेरिया भी बोलते हैं इसको, मर्चेंटिया होता है, मर्सीलिया किसका होता है ज़रा बताइए कमेंट में, मर्सीलिया किसका एग्जाम्पल होता है, मोजेस मर्चेंटिया, ठीक है। BMW चलाएंगे, हॉर्न मार मार के चलाएंगे तो हॉर्न वर्ट, लिवर ख़राब हो जाएगा लिवर वर्ट, ठीक है। कौन सब कर रहा है, रिंकिया के पापा कर रहे हैं, रिकिया, ये सारे एग्जांपल्स ब्रायोफाइटा के हैं। मर्सीलिया एग्जांपल है टेरिडोफाइटा के, जिसको हम क्रिप्टोगैम्स के नाम से जानते हैं, विच हैव हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एल्गे जो होते हैं दीज आर थैलोफाइटा, थैली में सारी चीज़ें फैली हुई हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारे क्लामिडोमोनास दैट इज़ विच इज़ क्लामिडोमोनास, ये ग्रीन एल्गे है। स्पाइरोगैरा ये ग्रीन एल्गे है। जो हमारा नॉस्टॉक है ये ब्लू ग्रीन एल्गे है, ठीक है। केल्प हो गया, ठीक है, केल्प हो गया, लैमिनेरिया हो गया, ठीक है, ये ब्राउन एल्गे हैं, सरगैसम ब्राउन एल्गे हैं जिनको फाइयोफाइके के नाम से जानते हैं, ग्रीन एल्गे को क्लोरोफाइके के नाम से जानते हैं, और रेड एल्गे को रोडोफाइके के नाम से जानते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें आपको पता हो गई। अच्छा, एक चीज़ और एंड दैट इज़ अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान रियासत भी सेटअप किया था, एक डिपार्टमेंट, टू इंश्योर दी सप्लाई ऑफ ग्रेन्स। ये मैंने अभी पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, जरा बताइए। जो ये सारे दीवाने हैं, दीवाने रियासत, दीवाने रिसालत, दीवाने मुस्तखराज जो डिपार्टमेंट ऑफ एरियर होता है, दीवाने अर्ज़ मिलिट्री डिपार्टमेंट जो बलबन ने सेटअप किया था, ठीक है, दीवाने को ही जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जो MBT ने सेटअप किया था। तो ये सारे अभी मैंने आपको पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, जरा एक बार कमेंट बताइएगा, ठीक है। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन फॉर अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ मेंशन। कौन सा अनुसूची है, बड़ा आसान है, टीएस ऑफ ओल्ड PM करके हम लोगों ने पढ़ा था। टी से टेरिटरी यानी कि टेरिटरी नेम्स एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट एंड ड्यूटीज़ नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो मैं सारे फिर यहाँ पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं, और रिवाइज तो क्या ही करेंगे जब पढ़ाया नहीं अभी मैंने, तो फिर कल देख लेते हैं उसको, ठीक है, सारे में डिपार्टमेंट और किसने सेटअप किया था उसको। तो ई से आपका एमोल्यूमेंट और ए से अफर्मेशन एंड ओथ है, तो थर्ड शेड्यूल में आ जाएगा इसमें। और अगर एमोल्यूमेंट की बात करेगा, भत्ते की बात करेगा, तो ऑब्वियस बात है सेकंड शेड्यूल होगा। 1908 में होता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, लाहौर वाला केस होता है, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ ऐड करना चाहूँगा, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो PYQ 2 या 3 फॉलो कर चुके हैं, अच्छे से कर चुके हैं, फिर उसको कर रहे हैं, तो वो IRS सेशन को मिस नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपको सारी चीज़ें तुरंत कवर हो जाएंगी। तो खुर्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की अगर बात करें तो इन्होंने सुसाइड कर लिया था और इनको फांसी दे दी गई थी 1908 में, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और 1799 के टाइम पे चापेकर ब्रदर्स ने किसकी हत्या करी थी, प्लेग कमिश्नर जो रैंड था, है ना, इसकी हत्या करी थी प्लेग कमिश्नर। तो चापेकर ब्रदर्स, रैंड, ये भी ध्यान रखिएगा। और बस आगे बढ़ते हैं। और एक और है, ये तो हो गया हमारा, अच्छा ये लाहौर बोल रहा हूँ, सॉरी यार, ये तो नासिक कॉन्स्पिरेसी, ये मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस होगा आपका, जहाँ पे जो डगलस किंग्सफोर्ड था उसकी उसमें कैरेज में ये मतलब बम फेंके थे। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस क्या है हमारा, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था 1929 में, जहाँ पे सॉन्डर्स की हत्या करी थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी ने, जिसके लिए इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, जिस दिन हम माटायस डे शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस हम 30 जनवरी को भी मनाते हैं, रीज़न बिकॉज 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या करी थी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ तुलुव डायनेस्टी अज्यूम द टाइटल ऑफ यवनराज स्थापनाचार्य। किस तुलुव डायनेस्टी के रूलर ने ये टाइटल ये एक अज्यूम किया था, KDR कृष्णदेव राय। किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तुलुवा से। फाउंडर कौन था तुलुवा का, नरसक नायक थे। तुलुवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, नरसक नायक। तुलुव डायनेस्टी की बात करें, टेन्योर क्या था, 1491 से लेके 1570 तक था। इनके टाइम पे ट्रैवलर कौन आए थे, लेकिन इनके और भी टाइटल थे, आंध्र भोज इनका टाइटल था। यवनराज का मतलब होता है लवर ऑफ ग्रीक्स। KDR के टाइम पे ट्रैवलर आए थे डोमिंगो पीस एंड दुवर्ते बारबोसा, ये इनके टाइम पे ट्रैवलर आए थे। KDR की बुक है ये जो एक स्टेट क्राफ्ट है, अमुक्त माल्यदा और जाम्बवती कल्याणम, ये बुक्स हैं। KDR में हमने और कुछ पढ़ा था, इन्होंने अपनी मदर के नाम पे एक सिटी इस्टेब्लिश करी थी, नगालपुरम, और एक टैंक भी था नगालपुरम टैंक, जो कि स्टेप्ड टैंक था। ये पूरे विजयनगर वाले स्टेप्ड टैंक के लिए जाने ही जाते थे। ये नगालपुरम अपनी मदर के नाम पे ये टाउन इस्टेब्लिश किया था इन्होंने।
फर्स्ट एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियली डिराइव्ड एलिमेंट 43। कौन सा एलिमेंट है जो पहला कृत्रिम रूप से तत्व बनाया गया? ये है टेक्नीशियम। टेक्नीशियम है ये, ठीक है। जरा कमेंट बताएंगे मेंडेलिवियम, ठीक है, मेंडेलिवियम और सीबॉर्जियम, ठीक है। सीबॉर्जियम का एटॉमिक नंबर क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है? इन त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, द त्र्यंबकेश्वर टेम्पल विच इज़ सिचुएटेड इन नासिक महाराष्ट्र वॉज बिल्ट बाई, किसने इसको बनवाया था? प्लस साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि जो कैलाश टेम्पल है एलोरा वाला, वो किसने बनाया था? कैलाश नाथम टेम्पल किसने बनवाया था? तमिलनाडु वाला। कैलाश नाथम टेम्पल तमिलनाडु वाला, ये किसने बनवाया था? प्लस शोर टेम्पल जो महाबलीपुरम में तमिलनाडु में, वो किसने बनवाए थे? यहाँ पे अगर हम बात करें मेंडेलिवियम 101, सीबॉर्जियम 106, ठीक है। एंड कैलाश टेम्पल, कैलाश टेम्पल बनवाया किसने? पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, ये किसने बनवाया? ये बनवाया आपके जो बालाजी बाजीराव थे, बालाजी बाजीराव। और यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, नदी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से? कैलाश टेम्पल बनवाया था, ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर थे कृष्ण द फर्स्ट। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर दंती दुर्ग थे, जिन्होंने किसको हराया के हिरण्यगर्भ परफॉर्म किया था? इन्होंने कीर्तिवर्मन, जो चालुक्य लेटर चालुक्यास थे, उनके लास्ट रूलर कीर्तिवर्मन को हरा के हिरण्यगर्भ परफॉर्म किया था। दंती दुर्ग फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी, जिन्होंने कैलाश टेम्पल बनवाया एलोरा में, जो कि एक पूरे चट्टान से बना हुआ है, नहीं मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल है ये। कैलाश नाथम और जो शोर टेम्पल है ये नरसिम्हा वर्मन 2, जो कि पल्लव डायनेस्टी के फाउंडर नहीं है। पल्लव डायनेस्टी के फाउंडर तो सिम्हा विष्णु हैं, अगर पूछ ले, सिम्हा विष्णु पल्लव के फाउंडर ही हैं, ठीक है, फाउंडर ऑफ पल्लव। क्लियर? आगे बढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट, और यहाँ पे आप रिकॉल कर सकते हैं तमिलनाडु के ही बृहदेश्वर टेम्पल्स को, कि जो बृहदेश्वर मंदिर है इनको किसने बनवाया था? बृहदेश्वर टेम्पल एक तो आपका तंजौर में है और एक गंगईकोंडा चोलापुरम में है, ठीक है, गंगईकोंडा चोलापुरम में, और एक आपका ऐरावतेश्वर टेम्पल भी है, ऐरावतेश्वर टेम्पल। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट लिटरेरी रिकॉर्ड ऑफ द इंडियन कल्चर? तो अर्लीस्ट लिटरेरी रिकॉर्ड ये क्या है आपका? ऋग्वेद। कितनी हाइम्स हैं? 1028। मंडल कितने हैं? 10 हैं। थर्ड मंडल गायत्री मंत्र और रिसाइटेड बाई होत्री, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड ये श्रुति इनको बोलते हैं बिकॉज दे आर हर्ड, यानी कि इनको सुन सुन के ही आगे जनरेशन से पास ऑन किया गया है। 10 मंडल है, जैसे मैंने बताया। 9th मंडल में भगवान सोम के बारे में दिया हुआ है, 10th मंडल में पुरुष शुक्ता के बारे में दिया हुआ है। देन हमें पता है इसके बाद सामवेद है, जिसको हम म्यूज़िक की सबसे एंशियंट लिटरेचर बोलते हैं इंडिया में। एंड यजुर्वेद है, जिसमें कि प्रेयर्स एंड चैंटिंग दी हुई है। एंड अथर्ववेद इज़ द वेद ऑफ मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स, जिसको हम बोलते हैं कि भाई इसमें ब्लैक मैजिक दिया हुआ है अथर्ववेद में। तंजौर में जो बनवाया है वो किसने बनवाया है? ये बनवाया है राजा राजावन ने, इसीलिए इसको हम राजराजेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। जो गंगईकोंडा चोलापुरम में बनवाया है ये राजेंद्र द फर्स्ट ने बनवाया है, ठीक है। एंड ऐरावतेश्वर किसने बनवाया है? ये राजा सेकेंड ने। आगे बढ़ते हैं। और ये सारे शैवाइट फॉर्म ऑफ टेम्पल्स हैं, ठीक है, शैवाइट फॉर्म ऑफ टेम्पल्स हैं, यानी भगवान शिव पे आधारित। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कहाँ पे चिलिका लेक एसोसिएटेड है? बहुत आसान क्वेश्चन है। चिलिका के साथ साथ हमने, चलो पहले तो देख लेते हैं कहाँ पे है। ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है, हम सभी को पता है उड़ीसा में है ये। और ये सबसे लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर या फिर सॉल्ट वाटर लेक है। सबसे ज़्यादा अल्कलिनिटी किसकी है? सबसे ज़्यादा जो लवणता है वो है सांभर झील की, दैट इज़ सांभर लेक। ये सांभर लेक कहाँ पे? राजस्थान में। वूलर लेक ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, दैट इज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। डल लेक भी जम्मू एंड कश्मीर में ही है। फिर वूलर लेक, ठीक है, वूलर तो हो गया। कोलेरू लेक, कोलेरू कहाँ पे है? पुलिकट कहाँ पे है? वेम्बानद कहाँ पे है? अष्टमुड़ी कहाँ पे है? ठीक है, तो कोलेरू की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में, पुलिकट आंध्रा एंड तमिलनाडु में है। वेम्बानद और अष्टमुड़ी कहाँ पे? केरल में। और जितने भी हमें कोस्ट में देखने को मिलेंगे, तट में देखने को मिलेंगे जो लेक्स हैं, इनको हम लगून लेक्स के नाम से जानते हैं। और जो केरल के लगून लेक्स हैं जैसे वेम्बानद और अष्टमुड़ी, इनको हम बैक वाटर्स के नाम से जानते हैं। जो केरल के लगून लेक्स हैं, बैक वाटर्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे? केरल में आपको देखने को मिलेंगे। प्लस महाराष्ट्र में है एक क्रेटर लेक, और इसको हम बोलते हैं लोनार लेक, ठीक है, क्रेटर लेक है। मणिपुर में एक लेक है जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है, और वो है लोकटक लेक। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में सिर्फ हमारे 2 ही वेटलैंड्स हैं पूरे इंडिया में, एक तो लोकटक है और दूसरा वाला केबुल लेमजाओ
क्या बोल रहा हूँ, ये दूसरा है आपका केओलादेव नेशनल पार्क, ठीक है, केओलादेव, जो कि कहाँ है, राजस्थान में। और लोकटक लेक के पास ही आपका केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, जो कि एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। और कवरताल कहाँ पे है, ये आपका बिहार में है, जो कि एक रामसर साइट भी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज और हर ड्यूटीज एजी फॉर इंडिया शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो एजी दैट इज अटॉर्नी जनरल के बारे में आर्टिकल नंबर 76 में लिखा हुआ है, लेकिन 4 क्लॉज हैं इसमें, और उसमें किस क्लॉज में दिया हुआ है ये आपसे पूछा है, आर्टिकल 76 के किस क्लॉज में। तो आर्टिकल 76 जो अनुच्छेद नंबर 76 है, इसका जो पहला क्लॉज है ये तो इसके अपॉइंटमेंट की बात करता है, इसके नियुक्ति की बात करता है। जिसका क्लॉज 2 है ये बात करता है ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल टू एडवाइस गवर्नमेंट, इसकी ड्यूटी की बात करता है कि ये एडवाइस करेगा गवर्नमेंट को, किसमें, लीगल मैटर्स में। तो इसीलिए इसको हम अटॉर्नी जनरल को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री बोलते हैं, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी बोलते हैं। पहले कौन थे, MC सेतलवाद थे, ध्यान रखना। ये बात कर रहा हूँ पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस पूछ लेगा तो मैकोले था ये। और ये मैकोले जो था ना, इसको किस एक्ट से लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था, फिर जो देश का पहला लॉ कमीशन है ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से सेटअप किया गया था, ध्यान रखना, जो लॉ कमीशन है, ठीक है। ये चीज़ भी पूछी जा सकती है आपसे। तो ड्यूटी दी हुई है इसमें। थर्ड वाले में ये दिया हुआ है कि ही हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट, यानी कि जितने भी भारत के अंदर कोर्ट्स हैं आपकी, उस सब में राइट ऑफ ऑडियंस है। राइट ऑफ ऑडियंस के मतलब जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है। एंड चौथा है कि ये जो अपना ऑफिस है ये टिल दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट को प्लेजर देता रहेगा तब तक ऑफिस में रहेगा, जब चाहे प्रेसिडेंट इसको हटा सकता है। तो ही इज़ दी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। पहले MC सेतलवाद थे और अभी कौन है, R वेंकट रमणी है। इसी तरह से स्टेट में हमारा एडवोकेट जनरल होता है, किस आर्टिकल में, जरा कमेंट में आप बताएंगे। अगला हमारा दैट इज़ 34th, पहले ये मैं आर्टिकल बता देता हूँ, दैट इज़ आर्टिकल इज़, हमें क्या करना होता है, 89 ऐड कर देना होता है, ठीक है। 165, अगर हमें सेंटर का आर्टिकल पता है वैसे ही स्टेट का चाहिए तो 89 ऐड कर देना होता है, तो 165। टर्शरी कोल अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। तो टर्शरी कोल कहाँ पे देखने मिलेगा, तो कोल को हम बरीड सनशाइन के नाम से जानते हैं, पहली बात, ठीक है। कोल को हम बरीड सनशाइन के नाम से जानते हैं। एंथ्रेसाइट, बाइट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट, 4 तरह का कोल होता है। ये हाई ग्रेड का होता है, ये सबसे लो ग्रेड का होता है। इसमें 80 to 95% कार्बन का कंटेंट होता है, इसमें और कम, यानी कि रफली 60 to 80%, 40 to 60%, लेस देन 40%। लिग्नाइट इंडिया में कहाँ पे देखने को मिलता है, ये नेवेली तमिलनाडु में देखने को मिलता है। एंड जो टर्शरी कोल है ये मेघालय में देखने को मिलता है, खासकर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया एंड सर्टेन पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंथ्रेसाइट में कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है और सल्फर और मॉइस्चर का कंटेंट सबसे कम होता है, और पीट में इसका उल्टा होता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉन्फर्ड अपॉन पद्मश्री इन 2021 फॉर हिज और हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पंथी फोक डांस। पंथी की बात हो रही है, तो ये है हमारे राधे श्याम बरले। इसी तरह है हमारी उषा बरले जी। उषा बरले जी की अगर हम बात करें तो ये पंडावनी से एसोसिएटेड हैं, ठीक है, पंडावनी से एसोसिएटेड हैं उषा बरले। और उषा बरले जी की अगर बात करें तो इनको 2023 में ही पद्मश्री से नवाजा गया, जो भारत का चौथा IS7 अवार्ड है। है कहाँ का ये पंथी डांस, ये है आपका छत्तीसगढ़ का। हमने छत्तीसगढ़ के जो क्लासिकल डांस है वो किस तरह से याद किए हैं कि जो अक्सर सुआ, ठीक है, तो अक्सर से कक्सर, ठीक है, अक्सर सुआ लोग, सुआ से सुआ डांस, कर्म ना करके दैट इज़ कर्मा डांस, ठीक है, गेंडियाँ मारते हैं गेंडी डांस, और रात में नाचते हैं तो रौत नाचा डांस। तो ये हमने पढ़ा है, ये हैं कहाँ के, छत्तीसगढ़ के क्लासिकल फोक डांसेस हैं। तो उसी में जो पंथी फोक डांस, और पंडावनी की बात करें, पंडावनी भी छत्तीसगढ़ का ही है, और इससे पंडावनी से हमारी एसोसिएटेड है तीजन बाई, तीजन बाई, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए इसमें से कौन सा मेथड नहीं है। तो हमने टोटल 3 मेथड पढ़े थे, कौन कौन से, एक तो इनकम मेथड होता है, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि आय वाला तरीका, व्यय वाला तरीका, एंड वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, जिसको कि हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं प्रोडक्ट मेथड के नाम से, वैल्यू एडेड मेथड को, ठीक है, प्रोडक्ट मेथड के नाम से। और ज़रा ये बताइए कि नेशनल इनकम एक किस तरह का कॉन्सेप्ट है, और नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करने के कितने एग्रीगेट्स होते हैं, कितने तरह के मैंने आपको एग्रीगेट्स बताए थे।
तो इनकम मेथड क्या होता है, जहाँ पे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं, उसमें क्या क्या होता है, लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है और एंटरप्रेन्योरशिप होता है। इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड का होता है क्या, लैंड में देना होता है रेंट, लेबर को देना होता है वेजेस, कैपिटल में देना होता है इंटरेस्ट रेट और एंटरप्रेन्योरशिप में मिलता है प्रॉफिट। ये होते हैं फैक्टर पेमेंट्स। अगर बात करें एक्सपेंडिचर मेथड, तो इसमें चिंगम करके हम लोगों ने पढ़ा था। चिंगम मतलब चिग्जम ऐसे करके, कंज्यूमर स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसी को ही हम एनएक्स यानी कि नेट एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। और वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड, जिससे कि हम GVA दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड को वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें आई थिंक बैंकिंग मेथड करके ऑप्शन में था, जो कि रॉन्ग आंसर था, मतलब करेक्ट आंसर था, क्योंकि वो एक मेथड नहीं होता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। ठीक, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ सेल्स, एक्सोसाइटोसिस क्या चीज़ होती है, एक्सोसाइटोसिस। साइटो का मतलब क्या होता है, 8 तरीके होते हैं, बिल्कुल सबका सही आंसर है यहाँ पे। 8 तरीके, 8 एग्रीगेट होते हैं नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेशनल इनकम एक तरह का मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम जॉन मेनार्ड किनीज को बोलते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिन्होंने किताब लिखी थी। ये क्या क्या है, ये GDP है, ये GNP है, ये NDP है, ये NNP है। ये 4 हो गए, 4 एट मार्केट प्राइस और 4 एट फैक्टर कॉस्ट, तो टोटल 8 हो जाते हैं हमारे ये। इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ सेल, एक्सो का मतलब बाहर, साइटो का मतलब सेल, सेल से बाहर निकलना। तो सेल डेथ इज ब्रॉट, नहीं, सेल मूव वेस्ट मेटल फ्रॉम विद इन द सेल टू द एक्स्ट्रा, ठीक है। सेल एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब तो होगा नहीं, टेक्स इन द फ्लूइड, ब्रॉट नहीं, ऑप्शन नंबर बी आंसर, सेकंड आंसर होगा, वेस्ट मटेरियल को बाहर करता है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, जहाँ पे वो चीज़ों को अंदर लेता है सेल। एंडोसाइटोसिस के 2 टाइप होते हैं, एक होता है फैगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस। फैगो का मतलब होता है जब वो कोई खाना खाता है एक तरह से, और पिनोसाइटोसिस का मतलब वो पानी पीता है। ठीक है, सिंपल। सेलेक्ट द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द डांस एंड इट्स रिस्पेक्टिव स्टेट ऑफ ओरिजिन। डांस और कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ उसको आपको मैच करना, कौन सा गलत है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, कथकली केरल से है, केरल से ही हमारा और कौन सा क्लासिकल डांस है जरा बताइए कमेंट में। सत्तरिया हिमाचल प्रदेश से नहीं, अभी हम लोगों ने देखा है वो असम से है। और सत्तरिया के गुरु किसको बोलते हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, तो कथकली और मोहिनी अट्टम है। और मोहिनी अट्टम को हम किस नाम से जानते हैं, मोहिनी अट्टम को हम जानते हैं डांस ऑफ एन्चेंट्रेंस के नाम से। डांस ऑफ एन्चेंट्रेंस का नाम होता है, एन्चेंट्रेंस का मतलब होता है ब्यूटीफुल विमेन। मोहिनी जो है ये विष्णु जी ने एक विमेन का एक अवतार लेके जो है असुरों से वो जो है क्या बोलते हैं, जो अमृत है वो लेने की कोशिश करी थी उन्होंने। सत्तरिया ये उसके गुरु कंसिडर किए जाते हैं, गुरु शंकर देव। और जो हमारा ये मोहिनी अट्टम है ये एयर कॉम्पोनेंट, जो हमारे पंच तत्व होते हैं उसमें से एयर को ये शोकेस करता है। बड़ा ही स्मूथ चलता है ये जो डांस है मोहिनी अट्टम। ठीक है, डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफीज इन इंडियन फुटबॉल टूर्नामेंट फॉर, तो ये अंडर 15 टूर्नामेंट है। पहले ये अंडर 19 टूर्नामेंट हुआ करता था, बट अभी एक अंडर 15 टूर्नामेंट है। बाकी हमारे संतोष ट्रॉफी, डूरंट कप, रोवर्स कप, मेडिका कप, यूएफा, ये सब किससे, फुटबॉल से ही एसोसिएटेड है। ठीक है, आपको ये बताना है कि बुर्दवान ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है। ठीक है, बुर्दवान ट्रॉफी, ध्यान रखना, बुर्दवान ट्रॉफी और बुर्दवान शील्ड अलग अलग है। ये है आपका वेट लिफ्टिंग से। ठीक है, बुर्दवान ट्रॉफी जो आपसे ज़्यादा चांसेस होते हैं पूछे जाने के। बुर्दवान शील्ड अगर कभी पूछ ले जिसके थोड़े से कम चांसेस होते हैं तो वो रेसलिंग से एसोसिएटेड है। ठीक है, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ दीज डांसेस। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा इनमें से किस नृत्य से संबंधित है। तो हमने देखा था कि अगर सरनेम में क्या देखने को मिल जाएगा, रेड्डी, जैसे भावना रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, ये सारे किस्से हैं कुचिपुडी से। प्लस फिर हम लोगों ने एक स्टोरी देखी थी एंड दैट वाज कि सत्यम और सतीश लक्ष्मी जी की कथा में गए जहाँ उन्होंने सुंदर दोस्त के साथ कच्ची पुड़ी खाई। तो ये सब कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड हैं। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा हो गए हमारे, अपर्णा सतीशम हो गई। ठीक है, हलीम खान हो गए। ठीक है, और लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी हो गए। ये सब कुचिपुडी से एसोसिएटेड है। कुचिपुडी में हमने देखा था इसमें कॉपर प्लेट में की एजेस में पैर रख के डांस परफॉर्म किया जाता है, जो कि लास्ट स्टेप होता है उसमें। और इसको हम क्या बोलते हैं उस चीज़ को। फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स वर होस्टेड बाई, तो पहले साउथ एशियन गेम्स कहाँ पे और किसने होस्ट किए थे। पहले साउथ एशियन गेम्स 1984 में काठमांडू नेपाल में होस्ट हुए थे। नॉर्मन बोरलॉ ने कब नोबेल प्राइज़ रिसीव किया था,
70 में। और नॉर्मन बोरलॉग की अगर हम बात करें, इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से जानते हैं। भारत में हरित क्रांति का पिता है, फिर हरित क्रांति, सॉरी भारत बोल रहा हूँ, पूरे विश्व में इनको हरित क्रांति का जनक बोला जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड इन्होंने क्या किया था, इन्होंने HYV दैट इज़ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले मेक्सिको और बाकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में। इंडिया जो पहले PL480, ठीक है, पब्लिक लॉ, PL का मतलब पब्लिक लॉ 480 नाम की एक सीड का इंपोर्ट करता था। इसकी वजह से हमें भी इसको ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में लाना पड़ा, और इसके लिए MS स्वामीनाथन जी ने इसमें मेन रोल प्ले किया, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के नाम से जानते हैं। नॉर्मन बोरलॉ ने ये ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म नहीं दिया था, विलियम गॉड ने वो टर्म कॉइन किया था। और हमने देखा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में 2 फेजेस में इंप्लीमेंट किया गया था, एक तो मिड 1960s से 1970s एंड देन 1970s से 1980s के टाइम पे। और इसके हमने कुछ नेगेटिव्स भी पढ़े थे। नेगेटिव्स ये थे इसके कि पहली बात तो इसको रेन फेड एरिया में नहीं लाया गया था। रेन फेड मतलब जहाँ बारिश होती है वहाँ पे नहीं लाया गया था। मैंने बताया था ना, जैसे कि यहाँ ईस्टर्न यूपी बिहार में यहाँ पे नहीं लाया गया, जबकि यहाँ बारिश ठीक होती है। पंजाब हरियाणा वगैरह में और ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में उतनी बारिश नहीं होती है। पहले फेज़ में इसको यहीं पे इम्प्लीमेंट किया गया। तो क्यों इम्प्लीमेंट किया गया? क्योंकि यहाँ पे थोड़े से अमीर किसान थे, तो उनके तो अमीर थे। ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे आया तो वो और अमीर हो गए, यानी कि इससे क्या हो गया, इससे जो इनइक्वालिटी है, जो डिस्पैरिटी है बिटवीन द किसान्स, वो बढ़ गई। ठीक है, तो डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और प्लस हमने देखा था कि सॉयल की एल्कलिनिटी बढ़ गई, सॉयल हेल्थ ख़राब हो गई और ग्राउंड वाटर लेवल भी नीचे चला गया। ये इसके कुछ नेगेटिव्स हैं। ठीक है, एशियन गेम्स 1984 और कुछ यहाँ पे मैंने पूछा था, हलीम खान, अपर्णा सतीशम, ठीक है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। और हाँ, मैंने पूछा था कि इसमें वो कॉपर प्लेट में खड़े होकर जो डांस परफॉर्म किया जाता है उसको हम बोलते हैं तरंगम। ध्यान रखिएगा, उसको हम तरंगम के नाम से जानते हैं। अगला, द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ सत्याग्रह वॉज द अबॉलिशमेंट ऑफ द तिनकठिया सिस्टम। तो हमें पता है तिनकठिया सिस्टम, जहाँ पे 3/20 पार्ट ऑफ लैंड में आपको इंडिगो को कल्टिवेशन करना होता था। ये किससे एसोसिएट, ये क्या था, ये आपका चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कब होता है? ये इन द ईयर 1917 में होता है। और बैक टू बैक गांधी जी 3 मूवमेंट करते हैं। तो चंपारण करते हैं, दूसरा अहमदाबाद करते हैं, एंड तीसरा खेड़ा सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, चंपारण 1917 में, अहमदाबाद और खेड़ा 1918 में, 1918 में। चंपारण में किसने गांधी जी को इनवाइट किया था? राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को इनवाइट किया था। और यहाँ पे अगर बात करें अहमदाबाद में, अनुसुईया साराभाई ने इनवाइट किया था। और खेड़ा सत्याग्रह में सरदार पटेल जी भी एक मेन लीडर थे, सरदार पटेल। ठीक है, और इंदुलाल याग्निक भी नाम याद रखिएगा, इंदुलाल याग्निक। ठीक है, ये भी नाम याद रखिएगा, ये भी खेड़ा सत्याग्रह से एसोसिएटेड थे। ठीक है, तो तिनकठिया सिस्टम ये था। और गांधी जी वापस कब लौटे थे साउथ अफ्रीका से? 9 जनवरी 1915 को, जिस दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इंडिगो कल्टीवेशन अलग है। इंडिगो कल्टीवेशन हुआ था इंडिगो रिवोल्ट, नॉट कल्टीवेशन, इंडिगो रिवोल्ट अलग है, जो 1859 में हुआ था, जिसको दिगंबर और बिशु बिस्वास ने लीड किया था इन द नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड्स लाइक जिंजरॉल, पैराडॉल, शैगोल्स एंड जिंजरॉन, ये क्या है? ये जिंजर में पाए जाने वाले कंपाउंड्स हैं, जो अदरक होती है उसमें। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट every religious denomination or section shall have the right to own and acquire the movable and immovable property। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 26, अनुच्छेद नंबर 26। हमें पता है राइट टू रिलीजियस जो फ्रीडम के राइट्स हैं वो 25 से लेकर 28 के बीच में मिले हुए हैं, जिनको कि हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बोलते हैं। 25 में एक इंडिविजुअल को राइट मिला हुआ है, 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को राइट मिले हुए हैं। क्या राइट मिले हुए हैं? पहला वाला तो है, पहला क्लॉज है कि आप कोई भी इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। दूसरा क्या है कि आप अपने यू कैन मैनेज योर ओन अफेयर्स, आप अफेयर्स को अपने मैनेज कर सकते हो। तीसरा क्या है, आप मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हो। और चौथा है कि आप लॉ के हिसाब से इस पर्टिकुलर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, निचल और अचल संपत्ति को एडमिनिस्टर कर सकते हो लॉ के हिसाब से। तो ये चारों आपको सब क्लॉजेस पता होने चाहिए। 27 में क्या दिया हुआ है? धर्म के नाम पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। और 28 क्या है? गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो धार्मिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो नहीं दिए जा सकते हैं गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉर बिटवीन EIC फोर्स ऑफ रॉबर्ट क्लाइव एंड द नवाब ऑफ बंगाल। कौन था नवाब ऑफ बंगाल? हमें पता है कि पहला नवाब ऑफ बंगाल, पहले का नाम बताना है आपको, जरा बताइए।
पहला नवाब ऑफ बंगाल कौन था जिसका एक्चुअल नाम सूर्य नारायण मिश्रा था, बताइए जल्दी से। देन उसके बाद एक आता है अली वर्दी खान। अली वर्दी खान का पोता यानी उसकी लड़की का बेटा था, उसका नाम था सिराजुद्दौला, और इस सिराजुद्दौला ने लड़ा था क्या, बैटल ऑफ प्लासी। इससे पहले क्या हुआ था, ब्लैक होल ट्रेजेडी पता होनी चाहिए हुआ था। प्लस 1717 में फारूक सियार ने एक फरमान जारी किया था कि आप टैक्स फ्री ट्रेड करो यहाँ पे आराम से बिना कुछ टैक्स वगैरह दिए हुए, ठीक है। तो वो चीज़ को सिराजुद्दौला ने हटाने की कोशिश किया था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने मीर जाफ़र को अपने साइड लेके हरा दिया था। मीर जाफ़र कौन था, सिराजुद्दौला का ही मिलिट्री कमांडर था, उसी को अपने साइड लिया ब्रिटिशर्स ने और इसको यहाँ से साइड कर दिया 1757 में। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, अली वर्दी खान तो ये भी मैंने बताया वो था, ठीक है, इसका ग्रैंडफादर मुर्शिद कुली खान था, नवाब ऑफ बंगाल। और क्या चीज़, और इसके बाद हमने देखा था 1764, ये एक इम्पॉर्टेंट बैटल था जहाँ से ब्रिटिशर्स का होल्ड बंगाल में बन गया, और जो थोड़ा बच गया था होल्ड वो 1764 से बक्सर के बैटल ऑफ बक्सर से कंप्लीट हो गया, जहाँ पे कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम, नॉट मीर जाफ़र, मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो कि नवाब ऑफ अवध था, और शाह आलम सेकेंड जो कि मुगल शासक था उस समय, इन तीनों को हराया अगेन ब्रिटिशर्स ने बक्सर के युद्ध में 1764 में। एंड देन इसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है 1765 में, इलाहाबाद ट्रीटी के नाम से जानते हैं। क्लाइव इसको साइन करवाता है और यहाँ से स्टार्ट होता है डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, जिसको कि हम बोलते हैं कि क्लाइव ने इसको स्टार्ट करवाया। और 1772 में 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको जो है ख़त्म किया था, ठीक है, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल को। फिर अगर हम बात करें, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इस समय मुगल शासक कौन था बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे। तो बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे था आलमगीर दी सेकेंड, ठीक है, आलमगीर सेकेंड। भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु हैज़ ग्रोन आउट ऑफ द आर्ट ऑफ डांसेस डेडिकेटेड टू टेम्पल्स एंड वॉज अर्लियर नोन एज। तो पहले ही किस नाम से जाना जाता था, तो भरतनाट्यम, ये जाना जाता था सादीर अट्टम के नाम से, ठीक है, सादीर अट्टम या फिर दासी अट्टम, सादीर अट्टम या फिर दासी अट्टम के नाम से ही जाना जाता था जो भरतनाट्यम है। और भरतनाट्यम को ही हम एक हार्य के नाम से जानते हैं, ठीक है, एक हार्य के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसके एक्सपोनेंट आपको सारे पता होने चाहिए। ब्रिटिशर्स ने इस पर कब बैन लगा दिया था, किस ईयर में। अकॉर्डिंग टू कोएपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन AM इज़ द कोड फॉर विच टाइप ऑफ क्लाइमेट, AM। तो पूरा इंडिया का मैप आप ड्रॉ करिए, ये क्या है, ये AM ही है, ये ट्रॉपिकल मानसून। ये क्या है, AMW है, ये क्या है, कैपिटल A स्मॉल s है ये, ठीक है, ट्रॉपिकल समर ड्राई है ये, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट अगर हम बात करें वेस्टर्न साइड ऑफ अरावली, ये है कैपिटल B कैपिटल W जो कि आपका पूरा डेजर्ट है। देन आप अरुणाचल प्रदेश में आ जाएंगे जहाँ पे कोल्ड ह्यूमिड विंटर्स होती हैं, कोल्ड ह्यूमिड विंटर होती हैं, शॉर्ट विंटर सीज़न होता, शॉर्ट समर सीज़न होता है, और यहाँ होता है DFC। और अगर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चले जाएंगे तो वहाँ पोलर टाइप होता है, कैपिटल E और T। और ये जो प्लेन्स हैं जो सेंटर में, ये CWG जो आपका गंगा वैली है वहाँ पे, तमिलनाडु में कैपिटल C स्मॉल s और जम्मू कश्मीर लद्दाख में ET होगा, ठीक है। और यहाँ BW, कैपिटल W का मतलब डेजर्ट होता है, ठीक है। और कोएपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कब आया था, जब कांग्रेस बनी थी उससे एक साल पहले 1884 में, एम्पिरिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन था ये, ठीक है। और 1910 में इसमें ब्रिटिशर्स ने बैन लगाया था 1910 में। और अलारिपू, जाटीस्वरम, पद्मम, ठीक है, वर्णम, टिल्लाना, ये सब क्या है, इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं ऑफ भरतनाट्यम, ठीक है। और इसकी स्टाइल की बात करें तो इसमें डिफरेंट स्टाइल हैं, जैसे कि पंडा नल्लूर, ठीक है, पंडा नल्लूर हो गई, पंडा नल्लूर, वुज़ावूर, ये सब क्या है, डिफरेंट स्टाइल्स हैं इन दी भरतनाट्यम डांस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अबुल कलाम आज़ाद, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। ऑटोबायोग्राफी का नाम बताना है। फायर एलिमेंट को शो करता, मतलब मोआत्सू इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। प्लस साथ ही साथ एक और फेस्टिवल बताइएगा, दैट इज़ रोंगकेर, ठीक है, और म्योकू, ठीक है, म्योकू। तो अगर हम बात करें इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, अबुल कलाम आज़ाद, ये हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे अबुल कलाम आज़ाद जी। और ये थी इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। APJ अब्दुल कलाम जी की बताइए क्या थी, APJ अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था। रोंगकेर ये असम का है। कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है, करबी, ध्यान रखना, करबी। म्योको कहाँ का है, ये अरुणाचल का है। APJ अब्दुल कलाम जी की है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है।
राजेंद्र प्रसाद जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? आत्मकथा है उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अगर। अच्छा, एक ऐसे रैंडम क्वेश्चन है दिमाग में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी बाई एनी इंडियन वीमेन। फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी ऑफ एनी इंडियन वीमेन, किसी इंडियन वीमेन ने कोई ऑटोबायोग्राफी पहली बार लिखी हो, उसका नाम बताइए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अगर। तो यहाँ पे पहले बताया तो मैं आपको, ये है राज सुंदरी देवी इनका नाम, राज सुंदरी देवी, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अमर जीवन। ठीक है, अमर जीवन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अगर। तो इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशंस ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज, यस। अगर इज़ यूज टू ग्रो माइक्रोब्स, यस। तो अगर जो है ये सोर्स ऑफ फैट नहीं है तो ये गलत है, और ये जो हमारा रेड एल्गे वगैरह होता है उससे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, रेड एल्गे को क्या बोलते हैं? रोडोफाइके। स्टडी ऑफ एल्गे स्टडी ऑफ एल्गे को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख करता है? तो आर्टिकल नंबर 280 मत गलती से मार्क कर देना, 281 इसका आंसर होगा। आर्टिकल 280 जो अनुच्छेद नंबर 280, ये भी अपने आप में एक बड़ा आर्टिकल है। जो पहले बात तो इसमें जो पहला क्लॉज है इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये, इसमें ये लिखा हुआ है कि आज़ादी के 2 साल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 2 साल के अंदर ही अंदर प्रेसिडेंट को एक फाइनेंस कमीशन का गठन करना होगा, प्लस हर 5 साल में ये प्रेसिडेंट को एक फाइनेंस कमीशन बनाना होगा। इसमें मेंबर्स कितने होंगे? इसमें 1+4 मेंबर्स होंगे, नहीं, एक चेयरमैन होगा और 4 अदर मेंबर होंगे। पहले चेयरमैन कौन थे फाइनेंस कमीशन के? केसी न्योगी थे। 15th के एनके सिंह थे। और जो अभी बनने वाला है जो कि अप्रैल 2026 से बनेगा, उसके होंगे अरविंद पनगड़िया। ये 16th पनगड़िया। ठीक है, 16th फाइनेंस कमीशन के ये चेयरमैन होंगे। और दूसरे में क्या लिखा हुआ है? दूसरे में इनके क्वालिफिकेशन लिखी हुई है कि जो पार्लियामेंट है वो इनके क्वालिफिकेशन वो बताएगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन इनको नीडेड है। तो पार्लियामेंट ने क्या बोला? पार्लियामेंट ने ये बोला कि जो चेयरमैन है वो शुड बी अ पर्सन हैविंग नॉलेज इन पब्लिक अफेयर्स। तीसरे में लिखा हुआ है इसकी ड्यूटी, कि इसकी ड्यूटी है टू मेक रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट, ड्यूटी टू मेक रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट ऑन सर्टेन मैटर्स। और वो मैटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि क्या क्या मैटर्स हैं वो। ठीक है, किन किन मैटर्स में उसको एडवाइस देनी है। लेकिन उसको जो रिकमेंडेशंस है फाइनेंस कमीशन के, जो प्रेसिडेंट को देगा, जो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में रखेगा, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो आर्टिकल नंबर 281 में है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग अनफोल्ड, तो हम देख चुके हैं, मैडम बीका जी कामा जी हैं। ठीक है, जर्मनी के स्टटगार्ड में इन्होंने ये इंडियन फ्लैग को होइस्ट किया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्ट्राइव टू मेक इंडिया, तो भारत को किस तरह का राज्य बनाना चाहते हैं डीपीएसपी? तो ये भारत को एक वेलफेयर स्टेट, यानी कि एक लोक हितकारी राज्य बनाना चाहते हैं। डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 के बीच में दिए हुए हैं, एंड ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। एंड डीपीएसपी सीक टू स्टैब्लिश द वेलफेयर स्टेट। ठीक है, दे रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एज कंटेन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। कराची रेजोल्यूशन से इनका ओरिजिन ट्रेस बैक कर सकते हैं। एंड 3 तरह की हैं, गांधीयन, लिबरल इंटेलेक्चुअल और सोशलिस्टिक डीपीएसपी। और हमें ये भी पता है कि हम वो किस डीपीएसपी में क्या लिखा हुआ है, पता है ना तुम्हें? तो ज़रा बताओ, देखते हैं पता है कि नहीं पता है। आर्टिकल 40 में क्या लिखा हुआ है, 44 में क्या लिखा हुआ है, 43A में क्या लिखा हुआ है, 48A में क्या लिखा हुआ है। तो 40 में क्या लिखा हुआ है? 40 में पंचायत के बारे में लिखा हुआ है। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लिखा हुआ है। 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन दी मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होगा। और 48A में एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन लिखा हुआ है, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन लिखा हुआ है इसमें। आगे बढ़ते हैं। लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर वॉज ऑथर्ड बाई हुम अमंग दी फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। एक पिता से उसकी पुत्री को पत्र निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा लिखा गया? लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ये है नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू। इनकी एक और ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है एन ऑटोबायोग्राफी। माई कंट्री माई लाइफ किसकी है? माई कंट्री माई लाइफ किसकी है, ये बताना आपको। इन विच ईयर डिड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अज्यूम द ऑफिस एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो कब इन्होंने अज्यूम किया था? इन द ईयर 1952। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, द हिस्टोरिकल शेरशाह मार्ग इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर डैश बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। तो ये नेशनल हाईवे नंबर 1 है। जो NH2 है दैट इज़ नेशनल हाईवे नंबर 2, ये किसके बीच में है?
ये है आपका दिल्ली और कोलकाता के बीच में, जो कि अगेन आपका जीटी रोड में पड़ता है। जीटी रोड के 2 सेक्शन पढ़े थे हमने, एक तो NH1 और एक NH2, ठीक है। जीटी रोड की बात करें, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। उसके बीच में सराई बनवाए थे लोगों को, मतलब जो ट्रैवलर्स थे उनको रुकने के लिए सराई बनवाए थे। शेरशाह सूरी का ओरिजिनल फरीद खान था। ये जो शेरशाह सूरी है, इसने हुमायूं को 2 बैटल्स में, बैटल ऑफ चौसा इन 1539, बैटल ऑफ कन्नौज इन और बिलीग्राम इन 1514 इसको भेजा था, मतलब हराया था, और इसको बैक टू भेज दिया था ईरान के अफासियत सफ़ावियत जो डायनेस्टी थी वहाँ पे जाके इसने शरण ली हुमायूं ने, और फिर 1555 में वापस आया था शेरशाह सूरी की डेथ के बाद, ठीक है। यहाँ पे बात करें माई कंट्री माई लाइफ, किसकी है? लाल कृष्ण आडवाणी जी की है ये ऑटोबायोग्राफी। आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड UN डिक्लेयर द वर्ल्ड फिजिक्स ईयर, ऑल्सो नोन एज द आइंस्टाइन ईयर, टू मार्क द 100th एनिवर्सरी ऑफ द फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की 100th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, बिल्कुल। एंड NH44 इज़ दी लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, जो कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी के बीच में है। और नेशनल वाटरवे 1 लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे है, सबसे लंबा जल मार्ग है। और नेशनल वाटरवे 2 किस रिवर में सिचुएटेड है, ज़रा बताएंगे जल्दी से कमेंट में। तो ये कौन सा ईयर था? ये था ईयर 2005, साल 2005। नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर ड्यू टू। नॉर्थ वेस्ट ये किसकी वजह से रिसीव करता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ, जिनको कौन लेके आते हैं? जेट स्ट्रीम यानी जेट धाराएं, जो अपर ट्रोपोस्फियर में ब्लो होने वाली तेज हवा है, ठीक है, हाई स्पीड विंड्स हैं ये। NH44 इज़ दी लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। नेशनल वाटर वे जो 1 है, ये आपका गंगा भागीरथी हुगली के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल वाटरवे 2 के नाम की अगर बात करें तो ये ब्रह्मपुत्रा पे लोकेटेड है इसको, ठीक है। इसको ढुबरी सादिया ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, ढुबरी सादिया वाटरवे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ढुबरी सादिया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये इनको किस नाम से जानते हैं? राजस्थान में इनको हम जानते हैं महावत के नाम से जानते हैं, ठीक है, महावत। कहाँ पे? राजस्थान में। इनकरेक्ट पेयर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। इनकरेक्ट यहाँ पे पेयर सेलेक्ट करना है। इलोंगेटेड आपकी मसल सेल्स होती हैं, यस। मसल सेल्स हमारी 3 टाइप की हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी? एक तो स्मूथ, दूसरी हमारी स्केलेटल, और तीसरी कार्डियक, ठीक है। स्मूथ, स्केलेटल और कार्डियक, इनमें से कौन सी वॉलंटरी होती है और कौन सी इनवॉलंटरी? ओवल क्लैमिडोमोनास, यस। इरेगुलर अमीबा, ओब्लॉन्ग नर्व सेल नहीं होती है। नर्व सेल हमने देखा थोड़ा लॉलीपॉप टाइप शेप की होती है ना, इस तरह से देखा था, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से देखा था। यहाँ पे ये आपकी होता है जिसको हम साइटन, दैट इज सेल बॉडी के नाम से जानते हैं। ये न्यूक्लियस होता है। ये इस तरह से हेलाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको डेंड्राइट के नाम से जानते हैं। एंड ये होते हैं आपके एक्सन टर्मिनल और एक्सन टर्मिनल, ठीक है। एक्सन टर्मिनल और डेंड्राइट के बीच का जो गैप होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? साइनैप्स। यहाँ पे आपकी होती हैं श्वान सेल्स और ग्लिया सेल्स, ठीक है। और ये होते हैं आपके नोड ऑफ रैनवियर। यहाँ पे आपके निस्ल ग्रैन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। स्मूथ आपकी इनवॉलंटरी होती है, स्केलेटल आपकी वॉलंटरी होती है, कार्डियक आपकी अगेन इनवॉलंटरी होती है। इनवॉलंटरी का मतलब है आपके कंट्रोल में नहीं है, वॉलंटरी का मतलब आपके कंट्रोल में है। कार्डियक जो होती है ये ब्रांच्ड होती है, ठीक है, इसमें शाखाएं निकली होती हैं, बट ये दोनों अनब्रांच्ड होती हैं। CPWD का फुल फॉर्म पूछा है, बहुत आसान है। CPWD का फुल फॉर्म सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अब तुम समझ नहीं रहे हो मेरा गुस्सा किस लेवल पे इस समय और ये तुम लोग एक्सपीरियंस कर भी रहे होगे शायद, है ना। मैं लास्ट में बताऊंगा ये गुस्सा किस लिए है। What is the root like structure at the base of an algae that binds the algae to a hard substrate like a stone? और अगर अभी ये लाइव ना होता तो शायद कुछ 2-3 प्यार के शब्द भी निकल सकते थे, लेकिन कोई नहीं। रूट लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ एन एल्गे दैट बाइंड्स द एल्गे टू अ हार्ड सब्सटेंस लाइक अ स्टोन। इसको क्या बोलते हैं? जो एल्गे होता है, एल्गे के रूट्स होते हैं जो उसको बाइंड करके रखते हैं, इसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट के नाम से, ठीक है। होल्ड फास्ट होता ही है, होल्ड फास्ट ही उसको बाइंड करके रखता है, ये हमने पढ़ा था। डांग दरबार, ये डांग दरबार फेस्टिवल कहाँ पे होता है? डांग दरबार जो फेयर होता है ये होता है गुजरात में। गुजरात में और कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं? तो एक हमने देखा था शमला जी मेलो, शर्मा जी करवा चौथ पे तो वॉथ, ठीक है, वॉथ मेला होता है। और क्या होता है? डांडिया डांस होता है यहाँ पे, ठीक है, गरबा होता है, ठीक है, गरबा वगैरह यहाँ पे। मोढेरा डांस फेस्टिवल होता है, ठीक है, मोढेरा डांस फेस्टिवल होता है। रण उत्सव होता है, ठीक है, रण उत्सव होता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। और कौन सा था यार वो एक
एक मैंने तुम्हें जम्मू में पढ़ाया था ना, जम्मू एंड कश्मीर में, याद आ रहा है तुम लोगों को? एकदम से दिमाग से वो निकल रहा है, याद है तुम लोगों को? चलो अभी याद आता है तो मैं बताता हूँ आपको। 73rd अमेंडमेंट जो 1992 में हुआ था, हाँ सभी का सही है, ठीक है। तो 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992 मेक्स प्रोविजन फॉर अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज फॉर ऑल दी स्टेट्स हैविंग पॉपुलेशन ऑफ अबव 2 मिलियन। 20 लाख से अगर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आपको 3-tier सिस्टम सेटअप करना पड़ेगा, नहीं तो 2-tier सिस्टम भी चलेगा। हमने देखा था एक तो विलेज लेवल पे होता है, एक इंटरमीडिएट लेवल पे होता है और एक ब्लॉक लेवल पे होता है। विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो ये 3 लेवल पे होता है। तो अगर 2 मिलियन से किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम है तो इंटरमीडिएट लेवल वाला हटाया जा सकता है, ठीक है, और सिर्फ आप विलेज और उसमें रख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और ये चीज़ किसने रिकमेंड करी थी? ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड करी थी। 3-tier सिस्टम जो पंचायत का होता है। पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, बट इट वॉजंट कंपलसरी। देन इसके बाद 73rd अमेंडमेंट हुआ इन 1992, जो एनफोर्स कब हुआ था, लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को 1993 को लागू हुआ था, जिसको कि हम पंचायती राज दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। और बस ठीक है। और पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। पार्ट नंबर 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया गया था। आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243O के बीच में ये प्रोविजंस ऐड किए गए थे और हमने एक एक आर्टिकल के बारे में पढ़ा था। जरा बताइए 243D में क्या है, 243J में क्या है? 2 आर्टिकल आप बता दो, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली 74th अमेंडमेंट जो 1992 में ही हुआ था, उससे हमने पार्ट नंबर 9A को जोड़ा, जो म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिकाओं की बात करता है। साथ ही साथ इसमें हमने 11 शेड्यूल को जोड़ा था जो पंचायत की बात करता है, एंड 12 शेड्यूल को जोड़ा था हमने जो कि म्यूनिसिपैलिटी की बात करता है। 11 शेड्यूल को 73rd अमेंडमेंट से एंड 12 शेड्यूल को 74th अमेंडमेंट से। द चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम फा हीन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता एम्परर्स। फा हीन ने कब विजिट किया था? चंद्रगुप्त II के टाइम पे, ठीक है। और ह्यूनसांग जो ह्यूनसांग के नाम से, ज़ुआनसांग या फिर ह्यूनसांग के नाम से जिसको जानते हैं, उसने हर्षवर्धन या फिर पुलाकेसिन II के टाइम पे विजिट किया था। और जो मोरक्को का ट्रैवलर था इब्न बतूता, उसने किसके टाइम पे ट्रैवल किया था? इसने जो है MBT दैट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक और हरिहरन बुक्का के टाइम पे ट्रैवल किया था। मोरक्को से आया था और इसने जो किताब का लिखी थी उसका नाम था रिहला, ठीक है। रिहला बुक इसने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। कौन सी नदी जो है वो कोस्टल प्लेन यानी तटीय मैदान से संबंधित नहीं है? तो हमने देखा था इट वॉज ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो है वो एसोसिएटेड नहीं थी। और ब्रह्मपुत्रा हमने देखा था कहाँ से निकल रही थी? अंगसी या फिर चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से। और इसका नाम यारलंग सांगपो या फिर सांगपो था तिब्बत में। देन ये नामचा बरवा से यू टर्न मारती है, इंडिया में एंटर करती है, सियांग पड़ता है नाम इसका, देन दिहांग पड़ता है। देन इसका ये ब्रह्मपुत्रा ये एंटर करती है आपकी असम में, जहाँ पे इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है। देन यहाँ पे एक मजूली आइलैंड जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वो बनाती है। देन साउथवर्ड टर्न मारती है डुबरी से असम में, और ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है जहाँ पे इसका नाम जमुना पड़ जाता है। लोहित, धानसारी और दिबांग इसकी एक तीनों लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, और मानस, कामेंग, तीस्ता ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था इसमें। और त्र्यंबकेश्वर वगैरह हमने देखा था। बाकी जो रिवर्स हैं जैसे गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स ताल कावेरी से कोगाडू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका से निकलती है। गोदावरी और कृष्णा दोनों महाराष्ट्र से ही निकलती हैं, और उनके हमने ट्रिब्यूटरीज भी याद करी थी और आप उनको रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गोदावरी की हमने कैसे याद करी थी? एक तो MS यानी कि मंजीरा और सबरी, वर्ल्ड वॉर यानी कि वर्धा और वेनगंगा, और PPP पेनगंगा, प्राणहिता और पूर्णा, ये 3 हमने और ट्रिब्यूटरीज देखी थी गोदावरी की। और कृष्णा की भीम तू मौसी को घाट पे ले जाके माल रिसीव कर, तो भीम, तुंगभद्रा, मूसी, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये कोयना, ये किसकी है? कृष्णा की। और कावेरी की हमने देखा था कि जिसके भी सफिक्स में यानी लास्ट में नी या ती लगा होगा, काबिनी, भवानी, हेमवती, ठीक है, और अमरावती, ये सब किसकी हैं? कावेरी की हैं। बट इंद्रवती जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। Who among the following was the Viceroy of British India when the Shimla Conference was held in 1945? 1945 में जब शिमला कॉन्फ्रेंस हुई तो उस समय वॉइसरॉय कौन था भारत का? ही वॉज वेवेल। वेवेल था 1943 में वॉइसरॉय बना था ये, और इसी ने शिमला कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, बट इट वॉज अ फेल्ड। इसके पहले कौन था? इसके पहले था लिन लिथगो,
और लिन लिथगो के टाइम पे हमने पढ़ा था कि ऑगस्ट ऑफर आया था, क्रिप्स मिशन भारत आया था, और ऑगस्ट ऑफर को रिजेक्ट करने के लिए हमने इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया था। पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे और फिर उसके बाद दूसरे थे आचार्य जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था उसके फेलियर में हमने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था, जिसमें डू और डाई यानी करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। लडखान जो टेम्पल है एट अहोल इन कर्नाटका इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो किस तरह के टेम्पल आर्किटेक्चर का ये एग्जाम्पल है? तो ये आपका वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, जिसको कि किसने इंट्रोड्यूस किया था? चालुक्य डायनेस्टी ने इंट्रोड्यूस किया था। साथ ही साथ लडखान टेम्पल तो अहोल में है, प्लस पट्टाडक्कल में जो कि अगेन कर्नाटका में ही है, पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स भी किसने कंस्ट्रक्ट करवाए थे? चालुक्य डायनेस्टी ने, जिसमें कि आपका दुर्गा टेम्पल आता है जो कि एक एप्साइडल प्लेन पे बना हुआ है। विरूपाक्ष टेम्पल आता है जिसको कि क्वीन लोक महादेवी ने बनवाया था। विरूपाक्ष जो आपका मंदिर है, विरूपाक्ष जो भगवान शिव का अवतार माने जाते हैं, वो आपका एक हम्पी में भी है, जो कि लक्कन दंडेशा ने बनवाया था, जो कि एक राजा थे, मिनिस्टर थे अंडर दी देवराय दी सेकंड, जिनके टाइम पे कौन ट्रैवलर आया था? अब्दुल रज़ाक आया था, जो पर्शियन ट्रैवलर था। ठीक है, सारी चीज़ें रिलेट, अगर आपको नहीं पता है, आपने नहीं पढ़े तो सब आपको बकवास टाइप लग रहा होगा, क्या देवराय, कहाँ से देवराय आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि कहाँ पे हम जा रहे हैं और कहाँ से हम वो फैक्ट उठा के ला रहे हैं। क्रोमोजोम फाउंड इन दी सेलिवरी ग्लैंड्स ऑफ ड्रोसोफिलिया आर, इनको क्या बोलते हैं? जो ड्रोसोफिलिया फाउंड इन दी सेलिवरी ग्लैंड्स ऑफ ड्रोसोफिलिया, इनको बोलते हैं लैम्ब ब्रुश। ठीक है, लैम्ब ब्रुश। आगे बढ़ते हैं। द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड अंडर द पैटर्नेज ऑफ द किंग। तो किस किंग के पैटर्नेज में इसको फाउंड किया गया था? निकोलो, बिल्कुल से निकोलो दी कॉन्टी, वो देवराय दी फर्स्ट के टाइम पे आया था, इटालियन ट्रैवलर। विक्रमशिला तो नालंदा कुमार गुप्तवर ने बनाई थी, और इसको बनाया था धर्मपाल ने, जो पाल डायनेस्टी के रूलर थे। ठीक है, धर्मपाल ने इसको बनवाया था। और उदांतपुरी किसने बनवाई थी? गोपाल ने बनवाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री अवॉर्डी गोसावीडू शेख हसन इज़ नोन फॉर प्लेइंग वॉट? गोसावीडू शेख हसन, इनको हम नाद स्वरम बजाने के लिए जानते हैं, गोसावीडू शेख हसन। विच ट्रायंगल, अभी आई थिंक वॉइस आ रही होगी। ठीक है, विच ट्रायंगुलर प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया लाइज साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। तो नर्मदा रिवर के साउथ में कौन सा ट्राइब? तो हमने टोटल कितने फिजोग्राफिक डिवीजन पढ़े, जल्दी से बताओ। गुस्से में बहुत, अब तुम्हें मार देंगे अगर तुमने नहीं बताया तो। जल्दी बताओ फिजोग्राफिक डिवीजन। तो यहाँ पे आपकी है विंध्या, यहाँ है सतपुरा, यहाँ पे आपकी रिवर फ्लो होती है नर्मदा, इसके नीचे हमारा पूरा पड़ता है डेक्कन प्लेट्यू। देखो ये तो पूरा है इस तरह से पेनिनसुला प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार इसको बोलते हैं। नर्मदा रिवर के जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला जो भाग है, उसको हम सेंट्रल हाईलैंड यानी केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमारे पड़ते हैं जैसे कि मेवाड़ प्लेट्यू। ठीक है, मेवाड़ प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पे पड़ते हैं आपके, जिसमें हज़ारीबाग और रांची छोटे छोटे प्लेट्यू आते हैं। और ये जो इसका नीचे का पार्ट है इसको डेक्कन प्लेट्यू, ये भी पूरा इन्वर्टेड ट्रायंगल है और ये भी पूरा इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप में है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट इसकी बाउंड्री बनाते हैं, वेस्ट और ईस्ट में, और नर्मदा रिवर जो है नॉर्थ में। और टोटल कितने फिजोग्राफिक डिवीजन है? 6 फिजोग्राफिक डिवीजन है। पेनिनसुला प्लेट्यू जो कि एक स्टेबल है, क्योंकि इसका जो कोर है वो ग्रेनाइट और ग्नेस का बना हुआ है। सबसे स्टेबल ब्लॉक पेनिनसुला प्लेट्यू है। हिमालय हमारे, जिनको हम नॉर्दर्न माउंटेन्स के नाम से जानते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, और ग्रेट इंडियन डेजर्ट हैं। तो 3 और 3 6। आगे बढ़ते हैं। नॉट कम अंडर कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची किस कंट्री से ली है जरा ये बताइए। तो हमारी 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। पॉपुलेशन कंट्रोल कंकरेंट में है, मेडिकल एजुकेशन कंकरेंट में है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ भी है, बट आर्टिफिशियल हैबिटेट ये कंकरेंट में नहीं है। इसको हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इसमें और कौन चीज़ें दी हुई जैसे कि मैरिज एंड डाइवोर्स दिया हुआ है, मैरिज एंड डाइवोर्स। ठीक है, जो लेबर यूनियंस वगैरह हैं, ठीक है, लेबर यूनियन हो गया, लेबर डिस्प्यूट हो गया, ये सारी चीज़ें कॉन्करेंट लिस्ट में दी हुई हैं। लेकिन यूनियन लिस्ट में क्या दिया हुआ है? यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है बैंकिंग, फाइनेंस। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो इसमें यूनियन लिस्ट में आपका क्या दिया हुआ है? बैंकिंग दिया हुआ है, फाइनेंस दिया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, रेलवेज हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया। स्टेट लिस्ट में पुलिस, हेल्थ, ठीक है, पुलिस, हेल्थ, और जो आपका क्या बोलते हैं उसको, वाटर एंड सैनिटेशन हो गया। ठीक है, सैनिटेशन हो गया, बेटिंग एंड गैम्बलिंग हो गया। इतनी बेकार राइटिंग बन रही है ना इससे।
What is the deepest point on the Earth's ocean with a depth of 11,022 meters? इतनी डेप्थ में क्या है? इतनी डेप्थ में आपका मरीना ट्रेंच। जावा ट्रेंच इंडियन ओशन में सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, और पोर्तो रिको कहाँ का है? ये अटलांटिक ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। पैसिफिक ओशन इज़ द डीपेस्ट ओशन, इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन। सबसे बड़ा महासागर भी यही है, पैसिफिक ओशन। किस तरह से हम याद करते हैं इसको? याद करते हैं पैसा से। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन, ये आपके 5 ओशंस हैं, ठीक है। 75 विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट क्लियर दैट DPSP, the directive principle of state policy, are fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. Article 37 केवलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान। Which of the following types of unemployment arises from a mismatch between the jobs available in the market and the skills of the available workers in the market? तो ये कौन सा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है? तो ये संरचनात्मक बेरोजगारी, दैट इज़ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल क्या होता है? जहाँ पे जब आप जॉब स्विच करते हो, जिसको घर्षण बेरोजगारी बोलते हैं हिंदी में, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, सर्च एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी उसको हम जानते हैं, ठीक है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर मेनली देखने को मिलता है कि भाई दिख तो रहा है लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन एक्चुअल में अनएम्प्लॉयड है। स्ट्रक्चरल हो गया, फ्रिक्शनल हो गया, डिस्गाइज्ड हो गया, और एक हमारा साइक्लिकल, जो कि यूजुअली रिसेशन के टाइम पे देखने को मिलता है। सीजनल, किसी सीज़न में काम है, किसी सीज़न में नहीं है। इंडिया के मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल इंडिया में देखने को मिलता है। और इंडिया के अर्बन सेक्टर में, यानी कि अर्बन इंडिया में कौन सा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे लोगों के पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद रहनुमाई मजदयान सभा। रहनुमाई मजदयान सभा जो 1851 में बनती है, 1851 मैंने आपको बताया था। एक तो दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक है, SS बंगाली हैं, SS बंगाली हैं, और फुरदौन जी नौरोजी हैं, ठीक है। एक फुरदौन जी करके थे, फुरदौन जी नौरोजी, वो भी इसी से एसोसिएटेड थे, ठीक है। तो नॉट था, तो नॉट में जो भी ऑप्शन में होगा तो वो हो जाएंगे, ठीक है। आई थिंक इसमें पता नहीं आत्माराम पंडुरंग था, आई थिंक, जब हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी जी के रिगार्डिंग हमें याद रखना है कि रस्त गोफ्तार, ये पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। रस्त गोफ्तार इन्होंने लिखी थी, जो पारसी कम्युनिटी के लिए लिखी थी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की एक बुक लिखी थी, और इनका टाइटल क्या था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। फर्स्ट इंडियन ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और इन्होंने ही सबसे पहली जो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा, वो भी दी थी। द हाईली विस्कस मैकेनिकली वीक एंड डक्टाइल रीजन ऑफ अर्थ्स अपर मैंटल इज नोन एज, इसको किस नाम से जानते हैं? इट इज़ एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर ये होती है, हमारी पूरी 3 लेयर होती हैं। सियाल होती है, ये ऊपर वाली क्रस्ट बोलते हैं। सीमा होती है बीच वाली, ठीक है। इसको क्यों मैंने हटाया? क्योंकि ये सबसे मोटी होती है। कौन? ये जो आपकी मैंटल होती है सबसे मोटी होती है, सबसे हाई। मैंने बताया था ये 1% ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखती है, ये 84% ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ये 15% ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। इसको किस नाम से जानते हैं? कोर है। ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है। आउटर कोर लिक्विड होती है, इनर कोर सॉलिड होती है। और इसको किस नाम से जानते हैं? इसको नीफे के नाम से जानते हैं। निकल और आयरन की ये बनी होती है, ठीक है। 11th फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड बाई विच अमेंडमेंट? तो किस अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था? सॉरी, अच्छा 11th वाली पूछ की, तो 86th अमेंडमेंट से। वैसे तो फंडामेंटल ड्यूटी हमने 42nd अमेंडमेंट से ऐड करी थी 1976 में सरदार सोहन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे, बट 11th जो लास्ट नंबर की ड्यूटी है उसको हमने 86 अमेंडमेंट ऑफ 2002 से ऐड किया था। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है सरदार सोहन सिंह ने कितनी रिकमेंड करी थी? 8 रिकमेंड करी थी, बट ऐड कितनी हुई थी? इससे 10 ऐड हुई थी, ठीक है। और जस्टिस वर्मा कमेटी अभी हमने देखा नहीं है, तो उसको भी आगे देखेंगे अगले जब भी आगे पढ़ेंगे, तो ठीक है। ये नॉन जस्टिसेबल नेचर की होती है, यानी वाद योग्य नहीं होती हैं ये। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग? और एक चीज़ ये हमने देखा था, यहाँ पे होती है अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल, जिसको कि हम ये होता है अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल, जिसको कि हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं, जिसमें कि हम पूरा क्रस्ट लेते हैं प्लस अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल लेते हैं। एस्थेनोस्फेयर इस लिथोस्फेयर के नीचे होती हैं। टोटल हमारी कितनी मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं? 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं। वो अमंग द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, किस राज्य का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं? तो ये पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के। इससे पहले ज्योति बासु थे वेस्ट बंगाल के, लेकिन उनका रिकॉर्ड तोड़ा पवन कुमार चामलिंग ने। इन रेस्पेक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश द गवर्नर हैज़ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो हमने पढ़ा था यहाँ पे आर्टिकल नंबर 370, ठीक है, 371, 371A, इस तरह से अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था, ठीक है। आर्टिकल नंबर 371, 371A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
माता जी का आशीर्वाद लेके, इस तरह से महाराष्ट्र और गुजरात का ही है। क्या किया था, नाम पूछा था एक लड़की से, ठीक है, नाम उसने क्या बोला था, नाम मेरा आसमा है, ठीक है, नाम मेरा आसमा है और मैं जी के पढ़ती हूँ, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, देन आपका यहाँ पे था असम, मणिपुर, आंध्रा की यूनिवर्सिटी, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल, गोवा, कर्नाटक। क्या हो जाएगा 371H। लोसूंग, लोसार, लोचार, लो सागा दावा, ये सब कहाँ के, लोसूंग, लोचार, लोसार, सागा दावा, ये सब कहाँ के फेस्टिवल्स हैं, ये सिक्किम के हैं। और ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जो लोसूंग है ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल है यहाँ का, जो यहाँ की भूटिया ट्राइब सेलिब्रेट करती है, भूटिया। टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबल ट्रू लाइफ स्टोरी किसकी है, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की है ना, बॉडी बिल्डर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। फिर हमने देखा था कि अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ किसकी, जरा बताइए, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ ये किसकी है, प्लस द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी, द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ माइक टाइसन की है ये, ठीक है। और द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी है ये किसकी, ये है मोहम्मद अली की। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्सेस दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई DPSP इन मेकिंग लॉस। अभी देखा हम लोगों ने, ठीक है। आर्टिकल नंबर 37, व्हाट आर राइबोसोम्स मेड अप ऑफ। तो राइबोसोम किसके बने होते हैं, रिकॉल करिए, राइबोसोम जिसको डिस्कवरी किसने करी थी, जिसकी डिस्कवरी करी थी जॉर्ज ई पैलेट ने, जो कि हमें यूकैरियोटिक यानी जो ट्रू न्यूक्लियस होता है जिसमें, और प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया की सेल होती है इसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, दोनों में पाया जाता है राइबोसोम, है कि नहीं। तो व्हाट राइबोसोम मेड अप ऑफ, तो प्रोटीन और RNA के बने होते हैं, ठीक है, प्रोटीन एंड RNA के बने होते हैं राइबोसोम। महात्मा गांधी कॉल्ड हॉल्ट टू दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आफ्टर दी चौरी चौरा इंसिडेंट। तो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद जो है गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। ये कब हुआ था, 1922 में हुआ था। क्यों ले लिया था, बिकॉज वायलेंस हो गया था। ये गांव कहाँ पे लोकेटेड है, ये गांव लोकेटेड है गोरखपुर में। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, असहयोग आंदोलन, ये 1920 में हुआ था। गांधी जी ने इसको मर्ज कर दिया था खिलाफत के साथ। खिलाफत के साथ मर्ज कब किया था, 1920 में। खिलाफत 1919 में हुआ था, 1919 में। उसको अली ब्रदर्स ने यानी कि शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली ने उसको लॉन्च किया था। और नॉन कॉपरेशन 1920 में लॉन्च हुआ था और उसको मर्ज कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हमें पता 1922 में ये हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट। और उसके बाद 1923 में गांधी जी को जेल होने की वजह से एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से एक सेक्शन बोल रहा था कि हमें काउंसिल में एंट्री लेनी है विद एन एम टू एंडोमेंट द काउंसिल, और एक बोल रहा था कि नहीं, हमें एंट्री नहीं लेनी और बॉयकॉट को कंटिन्यू रखना है। जो बोल रहे थे बॉयकॉट को कंटिन्यू रखना है उनको बोला गया नो चेंजर, और जो बोल रहे थे नहीं अभी हमें चेंज करनी चाहिए उनको बोला गया प्रो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स जिसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू और अजमल खान थे, इन्होंने कांग्रेस की खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया 1923 में। CR दास और मोतीलाल नेहरू में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग मॉडर्न रूलर्स वाज द फर्स्ट हु ट्राई टू कन्वे हिज मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट्स कंसर्निंग द आइडिया एंड प्रैक्टिस ऑफ धम्म थ्रू हिज इंस्क्रिप्शंस। ये कौन था, अशोक, ठीक है। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा बेटी जो थी उसको कहाँ भेजा था, श्रीलंका, सीलोन में, अपने धम्म को प्रोपगेट करने के लिए। 8 साल आफ्टर ऑफ हिज कोरोनेशन इसने कलिंग वॉर लड़ा था। कलिंग वॉर इसने कब लड़ा था, 261 BC में लड़ा था। और अशोक के टोटल 14 रॉक एडिक्ट्स हैं, जिसमें कि पहला वाला ये बोलता है कि स्लॉटर नहीं करना है। 5वां वाला ये धम्म महामात्रा की बात करता है कि इसने धम्म महामात्रा करके ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं टू लुक आफ्टर कि सभी लोग धम्म को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड 13th वाला था उसमें इसने कलिंग वॉर के बारे में मेंशन किया कि कलिंग युद्ध इसने लड़ा 8 साल आफ्टर ऑफ हिज कोरोनेशन। और जो राधा गुप्ता था उन्होंने इनको थ्रोन पे बैठने में हेल्प किया, किसको, अशोक को, ठीक है। डैश इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ वाटर बोथ ऑन एंड बिलो द अर्थ सरफेस। बिल्कुल 7 पिलर्स एंड 14 रॉक एडिक्ट्स। डैश इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट ऑफ वाटर बोथ ऑन एंड बिलो द अर्थ सरफेस। हाइड्रोलॉजी बोलते हैं इसको। एंथोलॉजी क्या है, एंथोलॉजी फ्लावर वाला होता है, ठीक है। एंथोलॉजी फ्लावर वाला होता है। और हमने और भी पढ़े थे आई थिंक, ये तो हो गया था हाइड्रोलॉजी, और भी था ना कुछ,
पता नहीं, याद नहीं आ रहा ऑप्शन में क्या था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस। तो पॉपुलेशन सेंसस पहला नॉन सिंक्रोनस पूछ रहा है, तो नॉन सिंक्रोनस 1872 में हुआ था, और अगर सिंक्रोनस या फिर कंप्लीट पूछेगा तो 1881 में रिपन के टाइम पे हुआ था। 1872 में मेयो के टाइम पे हुआ था, रिपन के टाइम पे और क्या हुआ था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में, हंटर एजुकेशन कमीशन आया था 1881 में, इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी 1884 में, और इसी नहीं आर्म्स एक्ट को जो 1878 में लिटन लेके आया था, और इसी नहीं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो 1878 में लिटन लेके आया था, उसको ख़त्म करने का काम किया था 1882 में किसने, रिपन ने। इसीलिए रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स। ये कौन सा है, हॉर्नबिल फेस्टिवल है। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है ये नागालैंड में परफॉर्म किया जाता है। 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में इसको किया जाता है हॉर्नबिल। कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है, नागा ट्राइब इसको परफॉर्म करती है। मोआत्सू फेस्टिवल कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है, मोआत्सू ये करती है आओ ट्राइब, ठीक है, मोआत्सू, ठीक है, मोआत्सू। और नागालैंड, नाग क्या करते हैं, नाग जो है नागिन को बुलाते हैं, और किस तरह से बुलाते हैं, बिल में बुलाते हैं। किस लिए बुलाते हैं, शक्कर खाने के लिए बुलाते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो सेक्रनी हो गया और मोआत्सू हो गया, हॉर्नबिल हो गया, ये सब कहाँ गए, नागालैंड के फेस्टिवल्स हैं। थ्रू एन एक्ट पास्ट इन विच ईयर वॉज द गवर्नर जनरल को वॉइसरॉय बना दिया गया था, तो दैट वॉज द क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858, 1858 को जो क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से जानते हैं। और क्वीन कौन थी, विक्टोरिया थी। और इसी के टाइम पे पील कमीशन, पील आयोग का गठन किया गया था टू रिकंस्ट्रक्ट द इंडियन आर्मी में किस तरह से क्या पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इस तरह इसके लिए पील कमीशन का गठन किया गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक पोजीशन क्रिएट की गई थी, और 15 मेंबर का एक काउंसिल क्रिएट किया गया था टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडियन अफेयर्स। और पहला वॉइस रॉय कौन बना था, कैनिंग बना था, और कैनिंग ही उस समय वॉइस रॉय था क्योंकि। और एक चीज़ याद ध्यान रखनी है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे, इन दोनों को ख़त्म कर दिया, बोर्ड ऑफ गवर्नर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ध्यान रखना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले से एग्जिस्ट करता था, बोर्ड ऑफ गवर्नर को 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से क्रिएट किया गया था, जिन दोनों को ख़त्म कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। मेहर घराना से कौन एसोसिएटेड नहीं था, तो हमने देखा था ये हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एसोसिएटेड नहीं थे, जो सहनाई वादक थे हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये किस घराने से बिलोंग करते हैं, ये बनारस घराना से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, डुमराव बिहार में हुआ था। 2001 में इनको भारत रत्न मिला था, ईरान के तेहरान में इनके नाम पे एक ऑडिटोरियम है। और इनकी एक डॉक्यूमेंट्री थी, जो उस डॉक्यूमेंट्री का नाम बताइए, जो गौतम घोष ने कंपोज की, ठीक है। इनकी जो डॉक्यूमेंट्री है संगे मील से मुलाकात, इनकी उसका नाम है जो इनकी डॉक्यूमेंट्री है, संगे मील से मुलाकात। अब मेहर घराने से कौन बिलोंग करते हैं, पंडित रविशंकर, जो पहले इंडियन है जिनको ग्रैमी मिला, सितार से संबंधित है। अली अकबर खान सरोद प्लेयर, और हमारी वो कौन हैं जो सुरबहार से एसोसिएटेड हैं, अन्नपूर्णा देवी। तो ये सारे नाम क्या हैं, तीनों नाम आपको याद रखना है, ये मेहर घराने से बिलोंग करते हैं। जो कहाँ का है ये मेहर घराना, ये है मध्य प्रदेश का। तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम तो इसमें पंडित रविशंकर जी का है, और साथ साथ अली अकबर खान का भी है। ये दोनों नाम याद रखिएगा जो मेहर घराने से हैं। बिस्मिल्लाह खान बनारस घराने। अ डैश इज़ 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर, दिस इज़ नथिंग बट अ नैनोमीटर, जो कि 10⁻⁹ मीटर का होता है, ठीक है। 10⁻⁹ मीटर, 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर। पारसेक भी हमारी क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है। एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर। लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष, और लाइट ईयर भी डिस्टेंस की यूनिट होती है। और पारसेक भी क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है ये, ठीक है। जो बड़ी बड़ी डिस्टेंसेज होती हैं उनको मेजर करते हैं। नॉट करेक्ट अबाउट द पीएम ऑफ इंडिया, तो ही इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट। यस, आर्टिकल नंबर 74 बोलता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल एक्ट इन सच एडवाइस। तो आर्टिकल 74 बोलता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डी फैक्टो हेड, डी फैक्टो हेड बोलते हैं। और इसी को हम रियल हेड के नाम से जानते हैं। ही रिकमेंड्स द नेम ऑफ द पर्सन्स हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स। यस, आर्टिकल 75 में ही लिखा हुआ है ये, अनुच्छेद 75। ध्यान रखना, जैसे अनुच्छेद 75 है सेंटर के लिए, वैसे स्टेट के लिए अनुच्छेद नंबर 164 है, आर्टिकल नंबर 164। आपको सिर्फ 89 ऐड कर देना है। ही इज़ द प्रिंसिपल कम्युनिकेटर बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। येस, दैट इज़ वाई इसको हम किस नाम से और बुलाते हैं, नेहरू ने क्या बोला था इस पोजीशन को, प्राइम मिनिस्टर को। और ये किस में है, ये आर्टिकल नंबर 78 में, अनुच्छेद 78 में। ही एंड हिज मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू अपर हाउस। नो, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर खुद एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोअर हाउस को, दैट इज़ लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि अपर हाउस को। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसीलिए इसको हम बोलते हैं लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट। लिंच पिन मतलब एक तरह से कनेक्टर है, किसके बीच में, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच का एक कनेक्टर है, पीएम जो एक्ट करता है, ठीक है।
आर्टिकल 75 में इनकी ओथ के में लिखा हुआ है, 75(1) में तो अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है कि इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा। दूसरे में लिखा हुआ है कि दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ऑफिस होल्ड करेंगे। तीसरा कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। चौथा ओथ शपथ लिखा हुआ है। पाँचवां लिखा हुआ है, पाँचवां और छठवां इंपॉर्टेंट है। पाँचवां तो उतना ही चलो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन छठवां इंपॉर्टेंट है कि कोई भी, अच्छा पाँचवें में क्या लिखा हुआ है जरा बताएंगे कमेंट में जल्दी से। छठवें में ये लिखा हुआ है आर्टिकल 75 में कि कोई भी मिनिस्टर हो सकता है मैक्सिमम 6 महीने तक बिना किसी मेंबर का, बिना किसी हाउस का मेंबर हुए। यानी कि अगर कोई किसी को मिनिस्टर बनना है और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो बिल्कुल बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको मेंबरशिप लेनी होगी। और पाँचवां क्या बोलता है, पाँचवां इनके पाँचवां जो मैंने आपको बताया नहीं, पाँचवें में था। छठवां जो बात करता है इनके सैलरी और अलाउंसेस की बात करता है। छठवां जो है इनके सैलरी और अलाउंसेस की बात करता है। जो अभी मैंने राम गाथा बताई कि कोई भी बिना मेंबर हुए 6 महीने तक मिनिस्टर रह सकता है, वो है पाँचवें वाले में, ठीक है। और जो चीज़ यहाँ पे सेंटर के लिए लिखी हुई है वही सेम चीज़ यहाँ पे स्टेट के लिए लिखी हुई है आर्टिकल 164 में। डी फैक्टो हेड होता है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होता है डी ज्यूरे हेड। इसको हम नॉमिनल हेड के नाम से जानते हैं, डी ज्यूरे या फिर नॉमिनल हेड के नाम से भी जानते हैं इसको। 96 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट कौन होते हैं, इनको हम बोलते हैं जिनमें कि एक हमें नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है, जो स्पाइनल कॉर्ड की तरह एक स्ट्रक्चर है होता है वो देखने को मिलता है। तो वर्टिब्रेट कौन होते हैं हमारे, वर्टिब्रेट में हमने देखा था मैमल्स होते हैं, मैमल्स। तो हमने देखे थे एक तो इंसेक्ट ऑप्शन में था एक, और एक क्या था ऑप्शन में, मोलस्का ऑप्शन में था, और एक ऑप्शन में क्या था, जो भी था ऑप्शन में वो आर्थ्रोपोडा से था अगर याद आ रहा हो तुम्हें। सी से कुछ नाम था यार जितना मुझे याद आ रहा है, क्रिस्टके करके कुछ था ना, क्रिस्टके करके। तो ये इंसेक्ट सबसे बड़ा क्लास होता है किसमें, ऑर्थ्रोपोडा में। ऑर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। जॉइंटेड लेग्स होते हैं, खुले मतलब जुड़े पैर होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। बॉडी डिवाइडेड रहती है, हेड थोरैक्स और कैविटी, हेड और थोरैक्स रीजन में डिवाइडेड रहती है। और आर्थ्रोपोडा संघ की अगर बात करें तो इनका जो एक्सोस्केलेटन बना होता है, आउटर स्केलेटन, वो चिटिन जो कॉम्प्लेक्स सुगर होती है जिसकी सेल वॉल बनी होती है फंगस की, उसी का बना होता है वो, ठीक है। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इसके एग्जांपल की अगर बात करें, इसकी एग्जांपल की बात करें, स्क्विड हो गया, स्नेल हो गया, ये इसके एग्जांपल होते हैं। ऑर्थ्रोपोडा में एग्जांपल है, मच्छर हो गया, बिच्छू हो गया, ठीक है, मच्छर, बिच्छू, और जो आपका केकड़ा होता है, क्रैब होता है, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये सब आपके ऑर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। इसी वजह से बोलते हैं लार्जेस्ट फाइलम होता है। और उसमें सबसे बड़ा क्लास कौन सा होता है, इंसेक्ट का क्लास होता है, इंसेक्टा, ठीक है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इन 1955 हु पब्लिश्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म एंड, वही पैलेड होंगे यार इसके, जॉर्ज ई पैलेड, जिन्होंने डिस्कवरी करी थी इसकी, ठीक है। और ज़रा बताइए न्यूरॉन के किसने स्ट्रक्चर दिया था, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, और वो कौन सी रिएक्शन थी। गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्त द फर्स्ट वाज द फर्स्ट रूलर टू अडॉप्ट द विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल। टाइटल क्या अडॉप्ट किया था उन्होंने, महाराजा धीराज। महाराजा धीराज जो इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था। और जो चंद्रगुप्त सेकंड है उन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था क्या, विक्रमादित्य, और क्या, और चंद्रगुप्त सेकंड से एसोसिएटेड है मेहरौली पिलर। भीतरी पिलर किससे एसोसिएटेड है, स्कंदगुप्त से। भीतर गांव का टेम्पल भी कानपुर में है, जिसको गुप्ता टाइम पे बनवाया गया था, ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल है, कृष्ण जी मंदिर है। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी वर्कर टर्कर डायनेस्टी के रूलर रुद्रसेन दी सेकंड से करी थी। ध्यान रखना, रुद्रदेन सेकंड और ध्रुवसेन सेकंड ये अलग अलग हैं। ध्रुवसेन जो हैं वो बिलोंग करते हैं, ध्रुवसेन जो सेकंड है यहाँ पे एक वो क्या था यार, वाका टाका से तो ये थे आपके रुद्रसेन थे, ध्रुवसेन थे, एम से नाम शुरू होता है यार, देखो। और एक चीज़ और, ये महाराजा धीराज का टाइटल किस मौखरी डायनेस्टी के रूलर ने लिया था, किस मौखरी डायनेस्टी के रूलर ने महाराजा धीराज का टाइटल लिया था, ये आपको बताना है। और ये क्या नाम था यार इसका, एकदम से नाम जा रहा है दिमाग से, क्या नाम था, हाँ एम से नाम था मैत्रक, ठीक है, मैत्रक। मैत्रक आ तो रहा था, एम बस आ रहा था, ऐत्रक नहीं आ रहा था, ठीक है, अभी आ गया मैत्रक। मैत्रक से थे ध्रुवसेन दी सेकंड। और मौखरी डायनेस्टी के कौन से रूलर थे जिन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल एक्सेप्ट किया था, ईशान वर्मन, ठीक है, ईशान वर्मन। और जो ग्रह वर्मन थे उन्होंने शादी करी थी हर्षवर्धन की बहन के साथ, ठीक है, सारी चीज़ें हमें पता है। फेमस म्यूजिशियन अबान मिस्त्री किससे एसोसिएटेड हैं, तो शी इज़ एसोसिएटेड विद तबला। तबला का पहला इनको एकदम मेजर एक्सपोनेंट बोलते हैं अबान मिस्त्री को। कैग,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू दी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से कौन सा संबंधित है आपका आर्टिकल। तो आर्टिकल नंबर 148 है जो आपका कैग से एसोसिएटेड है। 149 कैग की ड्यूटी की बात करता है। 150 फॉर्म्स ऑफ अकाउंट की बात करता है। 151 इसकी ऑडिट रिपोर्ट की बात करता है। ऑडिट से अब मुझे याद आया कि मैंने तुमसे ये सवाल पूछा था 243D में क्या है, 243J में क्या है। तो इसमें तो रिजर्वेशन दिया हुआ है, डी से दलित और रिजर्वेशन इस तरह से याद किए थे हम, और जे से जांच याद किए थे, तो यानी कि इसमें ऑडिट दिया हुआ है, ऑडिट। तो यहाँ पे क्या है 151 में ऑडिट रिपोर्ट है कैग की, यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ अकाउंट है, फॉर्म्स ऑफ अकाउंट, और 149 में ड्यूटीज़ दी हुई हैं कैग की, और यहाँ पे कैग का इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है। कैग एक सिंगल मेंबर्ड बॉडी है। पहले कौन थे हमारे, वी नरहरि राव थे। अभी कौन है, जीसी मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। कैग जो है होता है हमारा हेड होता है किसका, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का। इसको गार्जियन भी बोलते हैं ऑफ पब्लिक पर्स। ठीक, ख़त्म होता है हमारा सेशन। एक चलो 99 क्या 100 पूरा कर लेते हैं, ठीक है, शतक लगा लेते हैं। ज़रा कमेंट में आप बताइए कि व्हेन डिड लोथर मेयर प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वेट एंड वॉल्यूम। लोथर मेयर ने कब वो ग्राफ प्लॉट किया था, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन। और फाइनली सेशन होता है ख़त्म, ठीक है। फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी भी होता है, भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, फ्रेंड एंड फिलोसोफर। तो आई होप सारे हमारे 100 क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं रिवाइज, और ये है 1869 में, ठीक है, 1869 में मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी, और 1829 में डॉबरनैर ने लॉ ऑफ ट्रेड दिया था। 1829 नहीं तो 1817 ऑप्शन में होगा। 1865 में दिया था न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखो सिग्नल भी आ चुका है क्लास को बंद करने का। न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था जो कि म्यूजिकल नोट पे बेस्ड था, और इसमें टोटल 56 एलिमेंट थे, और लास्ट कौन सा था, थोरियम था। और जो लेटेस्ट है मोजले ने दी थी 1913 में। इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी मोजले की, वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी सब लोगों की एटॉमिक मास पे बेस्ड थी, जो कि गलत बात थी। इन्होंने बोला था कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, वो एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक पे बेस्ड होती है। मोजले ने 1913 में 118 करेंटली एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। ऑलराइट सर, किसको पेल अरे किसको नहीं यार, अब क्या ही बताएं तुमसे, काफ़ी गुस्से में ये मैंने क्लास ली। चलो सर, वंगाला फेस्टिवल क्या चीज़, अच्छा समझ गए, हॉर्नबिल लिख दिए क्या यहाँ पे, गुस्सा ज़्यादा हो गया था यहाँ पे आते आते तक। इट इज़ वंगाला, ठीक है। वंगाला को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स बोलते हैं, जो कहाँ का है, गारो ट्राइब सेलिब्रेट करती है, जो कहाँ का है, मेघालय का है, ठीक है। ये हमारा मेघालय, जिसको हम करबी अंगलोंग प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, मेघालयन प्लेट्यू को। यहाँ पे आपकी गारो, खासी और जैंतिया। गारो सेलिब्रेट करती है वंगाला, खासी सेलिब्रेट करती है बेहदीन खलाम, ठीक है, बेहदीन खलाम, और जैंतिया सेलिब्रेट करती है, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, ठीक है, खासी सेलिब्रेट करती है नोंगरेम। किस तरह से हमने पढ़ा था कि जो नंगे कर्म करोगे, मतलब नंगे में से जो छोटे बच्चे नहीं होते नहाने लगते हैं बारिश में, तो फिर खांसी हो जाती है उनको, ठीक है। तो और जैंतिया जो है हमारी, ये है आपकी गारो, ये है खासी, ये है जैंतिया, ठीक है, जैंतिया। ये है आपके बेहदीन खलाम, ठीक है, बेहदीन खलाम। जुलाई का जो टाइम चल रहा है ना, उसी टाइम पे ये बेहदीन खलाम वगैरह सेलिब्रेट किए जाते हैं। और क्या, यहीं पे आपका जो मौसिन राम है, जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है, वो यहीं पे है। और जो शिलोंग जो कैपिटल है यहाँ की, वो भी यहीं पे है, ठीक है। चलिए, क्या हो गया सर आपको? कुछ नहीं, बस कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि काफ़ी तेज गुस्सा आ गया, बस वो चीज़ इसी क्लास से ही एसोसिएटेड है, लेकिन अब आपको क्या ही बताना। ओही थैंक यू सर, भाई थैंक यू सभी को जुड़ने के लिए सेशन में। सर राइबोसोम और सेंट्रोसोम बोथ होते हैं ना? अरे देखो, वैसे तो साइटोप्लाज्म भी दोनों में होता है, सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में होती है, लेकिन हम मेन ऑर्गेनल की बात कर रहे थे ना,
और एक चीज़ और याद रखना, एक सेल ऑर्गेनल होता है सेंट्रियोल। किसी को इसका फंक्शन पता है, सेंट्रियोल का क्या फंक्शन होता है? बता दो, अभी सही बता रहे हैं, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा हमारा अगर तुमने सही उत्तर बता दिया तो। और नहीं अगर बताया, सिस्टम का चेक करा हुआ, या सिस्टम का। अवनीश ने सही गेस किया एकदम। सेंट्रियोल, पहली बात तो देखो ये एनिमल सेल में देखने को मिलता है सिर्फ। प्लांट सेल में बहुत ही रेयर केस होगा कि एनिमल प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। ये एक चीज़, एकमात्र ऐसी चीज़ है जो एनिमल सेल में है लेकिन प्लांट सेल में नहीं है। तो एनिमल सेल में जो है ये देखने को मिलता है। प्लांट सेल में किसी किसी में देखने को मिलता है, पूरी तरह से तो एब्सेंट नहीं होता है। और इसमें ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। किसमें? सेल डिवीजन में। माई लाइफ माई कंट्री ऑथर बताया तो मैंने, लाल कृष्ण आडवाणी जी। खटाखट की आवाज़ तो वो हम कर रहे थे, वो आवाज़ नहीं हो रही थी, वो खटाखट की आवाज़ वो तो हम कर रहे थे गुस्से में। कोई आसपास तो था नहीं मारने वाला, तो फिर अब ऐसे किसको मारते? अब तुम लोग होते, मान लो जैसे ऑफलाइन क्लास चल रही थी, उठाते किसी को, खट 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 एकदम झिलाई। थोड़ी देर कूट के रख देते किसी को, है ना? ऐसे ही तो करते थे हम लोग के टीचर स्कूल में। अब मुझे समझ में आता है कि क्यों मारते थे स्कूल के टीचर, एकदम पकड़ के कायदे से रेल देते थे। क्योंकि जैसे उनको कोई गुस्सा है, घर की गुस्सा है। अब ये घर की गुस्सा नहीं थी, मैं आपको बता दूं, ठीक है? ये क्लास ही एसोसिएटेड कुछ था, ठीक है? सिस्टम से ही एसोसिएटेड था ये कुछ। हाँ, सर का। गौरव ने एकदम सही गेस किया, बिल्कुल सही गेस। हाँ, आज हमारा ओही। और काफ़ी लोग यार किसी दूसरे नंबर पे। अब हाँ, कल क्लास का टाइम 9 AM होगा, ठीक है? सुबह 9 बजे। कल सुबह 9 बजे से टाइम होगा 9 AM पे क्लास का, ठीक है? 9 AM पे क्लास रहेगा। एंड ये क्वेरी नंबर है, काफ़ी लोग पुराना जो क्वेरी नंबर है उस पर भेजते हैं, फिर बोलते हैं सर कोई रिप्लाई नहीं आता है। ये नया क्वेरी नंबर है तो इस पर भेजा करिए। विशाल मोडक, आई एम फ्रॉम नादिया एंड नीलकुटी 1 किलोमीटर। अच्छा, देख रहे हो विशाल को कैसे कैसे विशाल लिख रहे हैं, आई एम फ्रॉम नादिया एंड नीलकुटी 1 किलोमीटर फ्रॉम फार फ्रॉम माई होम, फुल स्टॉप। MTS के लिए कौन सा कोर्स लूँ सर, प्लीज़ रिप्लाई। डाउट पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, तो MTS के लिए तुम कोर्स ले लो SSC GK 2.0। गुस्से में भी आप हंस रहे हो सर, आप तो बहुत ही खतरनाक आदमी हो, अब क्या ही कर सकते हैं। नोट्स वाला बैच लेना चाहिए कि नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है नोट्स बनाने में तो आप ले सकते हैं, टाइम उससे बच जाएगा आपका। डिस्क्रिप्टिव कमीश उसमें अभी इंक्लूड हो नहीं पाएगा उस वाले में। रोहित शर्मा को बुलाओ, किसने डिस्टर्ब किया बताओ। SSC से डर नहीं लगता साहब, परमार सर के गुस्सा। अच्छा, इसकी जो PPT की PDF है आपको परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और शायरी बाजी बंद करो और तैयार रहो टेस्ट के लिए 1 PM पे, ठीक है? दोपहर 1 बजे टेस्ट होगा आपका। सर पहला बैशाख बोलो ना एक बार। अंबानी की शादी में गए थे क्या? अरे नहीं यार, इसी बात का तो गुस्सा है, बुलाया नहीं अंबानी जी। मोदी जी को बुला लिए, हमारे दोस्त को, हमें नहीं बुलाया। 700 के सुनिए, 7 लाख जल्दी होने वाले हैं, 10,000 सब्सक्राइबर्स हम लोग दूर हैं।
तो किसी ने नहीं किया तो वो कर सकता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अबान, हाँ जी, अबान मिस्त्री तबला ही है, तबला तबला। और वो फीमेल है ना। सर गन शॉट हो गया अपने ट्रम्प भाई पे, मतलब किसी ने अटैक वटैक कर दिया क्या? एक्यूज डेड। क्या ट्रम्प पे शूटिंग वूटिंग हो गई क्या? अच्छा, चलो भाई, थैंक यू सभी को। सर जी लड़ाई हो गई, आओगे क्या? कहाँ हो गई? जल्दी बताओ, एड्रेस दो, तुरंत आते हैं। फील्डिंग सेट कर दिया है तुम्हारी? हाँ, स्कूल डेज में यही सब होता था, फील्डिंग सेट हो गई, ये हो गया, वो हो गया। भाई हमारे स्कूल में तो आए दिन कहीं इसकी पिलाई, मतलब पिटाई हो रही है, किसकी भी पिटाई हो रही है, स्कूल के बाहर फील्डिंग ही सेट होती रहती थी जब देखो। कुछ का काम ही यही था, बस हॉकी, बस स्कूल से बाहर निकले नहीं, बस हॉकी वॉकी लेके दिख रहे हैं सब। मैं कब लिए मनीष रहा, जब तुम बस दुखती नफ्स पे हाथ रख दिए हो तुम मनीष। अब इसके आगे तुम एक शब्द ही मत बोलना। हाँ, तुम एकदम दुखती नफ्स पे हाथ रखे हो हमारे। बाकी समझने वाले समझ गए, अब हम कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि हमारा गुस्सा और बढ़ जाएगा अभी, ठीक है। धन्यवाद सभी को, मिलते